हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और आप सभी के हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले होंगे और आप सभी बहुत टेंस्ड होंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने चाहिए सर, जो हमारे एग्जाम में फंस सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनको आप भूल कर भी इग्नोर मत करना। इनको आप करके जाना, आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। इसकी पीडीएफ आपको @class12 ESP न्यू ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मिल जाएगी। और भाई इंस्टा पे आप लोग फॉलो नहीं करते हो, जल्दी से जाके फॉलो कर लेना। वहां पे भी मैं स्टोरीज पे सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉलो करें और अपनी क्वेरीज वहां भेजें। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला, मैं आपको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते कराते स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन इन डिटेल द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वो आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था वो इनकी टाउन प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट था। यानी कि जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, तो वहां पे इनके ड्रेनेज सिस्टम की बात तो जरूर होती है। So one of the most impressive features of Harappan cities was their well organized drainage system। यानी कि जो जल की निकासी का सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, और ये सबसे अट्रैक्टिव फीचर है। तो बहुत ही इंप्रेसिव फीचर था इनके ड्रेनेज सिस्टम का। इट वॉज केयरफुली लिंक्ड विद देयर स्ट्रीट प्लानिंग। देखो भाई, ये जब प्लानिंग की बात आती है तो देखो, ये होती है स्ट्रीट्स, ठीक है। इस साइड होते हैं आपके घर, तो बिल्कुल स्ट्रीट्स के साथ साथ ही जो है ड्रेन्स को बनाया जाता था। सेकंड पॉइंट है हाउस होल्ड ड्रेन्स। हर घर में अपने खुद के बाथरूम और नालियां हुआ करती थी, हर घर का अपना पर्सनल बाथरूम था। These smaller drains carried wastewater from houses and bathing platforms। जो बाथरूम का पानी है, जो घरों का गंदा पानी है, वो इन डोमेस्टिक ड्रेन्स में आता था, हाउस होल्ड ड्रेन्स में, और फिर बाहर जाता था। स्ट्रीट ड्रेन्स की अगर बात करें तो द हाउस होल्ड ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू लार्जर स्ट्रीट ड्रेन्स। ये घर है, यहां से नाली निकली, घर की नाली, और बाहर गली की जो मेन नाली आ रही है, ये पानी सारा उसमें फ्लो हो जाता था, ठीक है। तो इसके बाद ये आगे चल के मेन रोड के साथ साथ पानी चलता रहता था, और इस तरीके से ये पानी बाहर चला जाता है सिटी के। कवर्ड एंड मेंटेन ड्रेन्स। देखो भाई, ये नहीं है नालियां बना दी तो बना के ऐसे ही छोड़ दी। जो भी नालियां हैं उनको ऊपर उनके यहाँ तो पत्थर की स्लैब रखी जाती थी, ब्रिक्स से उनको ढका जाता था प्रॉपर अच्छे से कवर करके। तो इससे क्या है, मैन होल्स वगैरह भी होते थे, ठीक है। और जिससे मैन होल वगैरह से क्या होता है, लगातार आप उसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी कर सकते हो उसकी। तो ये सब उसमें होता था। इंजीनियरिंग स्किल की बात करें तो द स्लोप ऑफ द ड्रेन्स एंश्योर्ड अ स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर विदाउट स्टैग्नेशन। पानी रुकता नहीं था, पानी एकदम फ्लो में रहता था, इस तरीके से उसको बनाया गया था नाली को। और सिस्टम बहुत एडवांस था। आज की मॉडर्न सोसाइटी से अगर आप कंपेयर करोगे, आज जो हम सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मींस आज की डेट में जो हम नालियां बना रहे हैं, उनसे भी बहुत ही एडवांस्ड फीचर थे। सिंबल ऑफ एडवांस्ड अर्बन लाइफ। यानी कि जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हड़प्पन्स लोग होते थे वो क्लीनलीनेस को, यानी कि साफ सफाई को कितना महत्व देते हैं, पब्लिक हेल्थ को और अर्बन एफिशिएंसी को कितना ज़्यादा वो लेकर कंसर्न हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग शहरी लगें, वो चाहते हैं कि हम लोग साफ सुथरे लगें, ठीक है। इट हाईलाइट्स देयर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग नॉलेज। यानी कि एक तो उनकी साइंटिफिक नॉलेज बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग नॉलेज बहुत अच्छी है, कैसे स्ट्रक्चर कैसा बनाना है जिससे कि अपने को फायदा मिले और साफ सुथरा लगे अपना शहर, इसके लिए ये लोग बहुत मेहनत करते थे। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा, ड्रेनेज सिस्टम वाला। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक? मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, कुछ भी ऐसी चीज जिसके पीछे बहुत मिस्ट्री है, जो हमें समझ नहीं आ पा रही है। वाई एनिग्मेटिक? बिकॉज द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक, यानी कि मिस्टीरियस, बिकॉज आज तक हम उसको फुली डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। डेसिफर का मतलब होता है उसका मीनिंग निकालना, तो आज तक भी हम हड़प्पन स्क्रिप्ट का मीनिंग नहीं निकाल पाए हैं। स्कॉलर्स कैनॉट रीड इट विद सर्टेनिटी, तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दी साइंस। जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसमें जो साइंस बने हुए हैं, उनका मीनिंग हमें आज तक पता नहीं चल पा रहा है। उनके पीछे की जो लैंग्वेज है वो अपने को समझ में नहीं आ पा रही है अभी तक।
अब मैं आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, इसके अंदर पिक्चर्स बने हुए हैं, साइंस बने हुए हैं। 375 से लेकर 400 तक साइंस हैं। ज्यादातर साइंस जो है वो पिक्टोरियल हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कोई प्लांट बना हुआ है, कोई एनिमल बना हुआ है। कहने का मतलब है जब ये लिखते थे तो कुछ पिक्स बनाते थे साथ साथ। इनका जो राइटिंग का स्टाइल है वो राइट टू लेफ्ट है। अपन लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये ऐसे लिखते थे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाते थे। और अगर मैं आपको बताऊं, इन सम लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस राइटिंग में हैव फॉलोड अ बोस्ट्रोपेडन स्टाइल, यानी कि राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट अल्टरनेटली। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जहां अल्टरनेटिवली इन्होंने लिखा है, कभी यहां से तो कभी यहां से, ठीक है। और शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, ज्यादातर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, छोटे छोटे हैं। जैसे कि या तो मिट्टी के बर्तनों पर लिखे हैं, या सील्स पे कुछ लिखा है, या कॉपर के टूल्स पे कुछ लिखा है। जो सबसे लंबा अपने को टेक्स्ट मिलता है वो 26 साइंस का है। कहने का मतलब है एक जगह पे ये ज्यादा साइंस नहीं बनाते थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब भाई अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल जो है वो डायरेक्टर जनरल थे। किसके डायरेक्टर जनरल थे? एएसआई। एएसआई को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया में सर्वे करता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स का। तो 1902 से लेकर 1928 तक जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर जनरल थे। और वो पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में एक्सकेवेशंस के ऊपर प्रॉपर एक ध्यान दिया, ठीक है, प्रॉपर फोकस किया। तो इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से एक्सकेवेशंस का काम करवाया। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एक्सकेवेशन अनलाइक अर्लियर ट्रेजर हंटिंग अप्रोचेस। पहले वाले क्या होते थे, कहीं पे भी वो खोद देते थे जहां पे उनका मन करता था। तो इन्होंने अपने वहां पे क्या किया, एक्सकेवेशंस करवाई इंपॉर्टेंट जगहों पर, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, तक्षशिला, जो इनको लगा कि हाँ भाई सिस्टमेटिक तरीके से करना है। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई उन्हीं की लीडरशिप के अंडर में, ठीक है, 1920s में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो या हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, इन्हीं के अंडर में ये सिविलाइजेशन के बारे में सबको पता चला, जिससे कि हमारी इंडियन हिस्ट्री, दिस पुश्ड इंडियन हिस्ट्री बैक बाय ओवर 2000 ईयर्स, प्रूविंग दैट इंडिया हैड वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। और इससे हमें पता चला कि भारत जो है हमारा, वो दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो भारत में पनपी, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, जो जॉन मार्शल थे उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली रखा, कैटलॉग्स बनाए, और जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन से उसको इन्होंने प्रिजर्व करा, अच्छे से संभाल कर रखा, और डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश करी, जो कि बताती है कि एंशिएंट जो हमारा इंडिया है उसके कल्चर्स को लेकर इन्होंने बहुत ही डेप्थ में स्टडी करी है, ये दिखाता है। लेगेसी की अगर हम बात करें तो हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्कियोलॉजी। इन्हीं की वजह से जो आज की हमारी आर्कियोलॉजी होती है, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इनसे काफी इंस्पायर्ड हैं, और इसीलिए उनको जाना जाता है द मैन हु ब्रॉट द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू लाइट, जिन्होंने हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया और दुनिया भर में हमारा डंका बजा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हमें बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग कैसी होती थी। बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, एक एक बात डिस्कस करूंगा। तो देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन फेमस इसलिए है, हड़प्पन सिविलाइजेशन फेमस ही अपने टाउन प्लानिंग के लिए है, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अपने टाउन्स को डेवलप किया था, बहुत अच्छे तरीके से। और एक्सकेवेशंस बहुत अच्छे अच्छे हमें प्रूफ देते हैं कि हाँ भाई इनकी प्लानिंग अच्छी थी। चाहे आप हड़प्पा पे या मोहनजोदारो पे, कालीबंगन पे, कहीं भी एक्सकेवेशन कर लो, आपको कुछ कॉमन फीचर्स हर जगह से देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स। तो देखो भाई, ग्रिड पैटर्न क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आप मान लो एक लाइन ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है सीधी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इसी को हम कहते हैं ग्रिड, है ना। तो इसी पैटर्न में उनकी नालियां और इनकी स्ट्रीट्स और इनके घर बने हुए थे। ये है आपका ग्रिड पैटर्न, ठीक है। तो स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन ग्रिड सिस्टम, यानी कि राइट एंगल पे आप अगर देखोगे तो हर जगह पे राइट एंगल बन रहा है। तो ये था। मेन स्ट्रीट जो होती थी वो बहुत वाइड थी और बहुत एकदम स्ट्रेट थी, यानी कि चौड़े चौड़े सीधे सीधे इनके रोड्स होते थे। और सिटी बहुत रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटी हुई थी ना, चौड़े चौड़े रोड्स थे एकदम। और स्मॉलर लेन्स ब्रांच्ड आउट फ्रॉम मेन स्ट्रीट शोइंग एडवांस प्लानिंग। जो छोटी लेन्स होती थी वो अलग से दिखती थी,
बड़ी लेन्स अलग से दिखती थी। तो बहुत ही एडवांस प्लानिंग है ये, हर जगह ऐसा नहीं होता। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टाउन्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। देखो, एक तो बहुत ऊपर बना हुआ है लेकिन एरिया कम है, और एक है जो पूरे में फैला हुआ है लेकिन लोअर है, तो इसको हम कहेंगे लोअर टाउन। ये क्या है? रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे लोगों के ज्यादातर घर हैं। ये क्या है? थोड़ा पब्लिक एरिया है, और इसको आप कहते हो सीटाडेल, ठीक है। तो हर जगह पे ये देखने को मिलता है कि एक तो सीटाडेल है और एक आपका लोअर टाउन है, ठीक है। और ये वेस्टर्न पार्ट होता है, सिटाडेल वेस्टर्न साइड में होता है, लोअर टाउन ईस्टर्न पार्ट होता है, ये याद रखना। सिटाडेल क्या है? यहाँ पे बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जैसे ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल। और जो लोअर टाउन है यहाँ पे ये रेसिडेंशियल एरिया है आम लोगों के लिए, यहाँ पे अपने जैसे आम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के घरों के बारे में बताता हूँ। जब आप टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हो तो भाई घर के बारे में भी लिखोगे। जो घर हैं वो बेक्ड ब्रिक से बनते थे, पक्की ईंटें, प्रॉपर पक्की ईंटें होती थी। जनरली हैड 2 और मोर रूम्स, एक घर में 2 से ज्यादा रूम्स हो सकते थे। एक कोर्टयार्ड यानी कि आंगन होता था और बाथरूम होता था। मैनी हाउसेज वर 2 स्टोरेड, यानी कि 1 मंजिल और 2 मंजिल। बहुत घर ऐसे होते थे जो 2 मंजिलों में भी बने हुए थे उस टाइम पे। कब की बात कर रहा हूँ पता है आपको? आज से 5000 साल पहले 2 मंजिल के घर होना, आज के इंडिया के कई गांवों में 1 मंजिल का घर भी सही से नहीं बन पाता, और 5000 साल पहले ये लोग 2 मंजिल का घर बना के रह रहे थे। ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको देखो पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, आई डोंट थिंक सो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, टाउन प्लानिंग में ही ये आता है। और पब्लिक बिल्डिंग्स की बात कर लें तो इसमें ऐसी बिल्डिंग्स जो पब्लिक यूज के लिए किसी की पर्सनल नहीं थी, जैसे मोहेंजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा माना जाता है। ये रिचुअल बेदिंग के लिए यूज होता है, यानी कि कोई धार्मिक अनुष्ठानिक स्नान कोई यहाँ पे होता होगा, है ना। और ग्रेनरीज यहाँ पे मिलती हैं अपने को, और कहीं कहीं पे मार्केट प्लेसेस भी मिले हैं, वेयर हाउस भी मिले हैं, गोदाम वगैरह। वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम इनका बहुत अच्छा था हड़प्पन्स का। हर घर में ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज हैविंग वेल्स, यानी कि कुएं होना तो एक कॉमन बात है, हर घर में आपको कुआं मिलेगा ही मिलेगा। ये दिखाता है कि पानी की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। रिजर्वर्स और टैंक वगैरह भी बने हुए थे, यानी कि बड़े बड़े टैंक जहाँ पे ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें भी करते थे। सोचो इतनी पुरानी बात है और ये लोग ये सब कर रहे हैं। आई होप आपको टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब अगर आपसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हड़प्पन्स जो लोग थे उनकी सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी थी, यानी कि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर। तो इससे हमें बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, एक्सकेवेशंस हुई हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं कि हाँ वो एग्रीकल्चर तो भाई बहुत ज़्यादा मेन था उनके लिए। तो कुछ मेन क्रॉप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हड़प्पन्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी क्रॉप्स इन लोगों ने उगाई हैं। व्हीट है, बार्ले है, पल्सिस यानी कि दाल, मटर, सीसम, मस्टर्ड यानी सरसों, कॉटन। और ये हमारे पूरे वर्ल्ड में जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था तो हड़प्पन्स भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोग थे जो एग्रीकल्चर करना शुरू हुए थे। इनका जो इरिगेशन का मेथड है, देखो इरिगेशन का मतलब है सिंपली खेतों में जब हम पानी देते हैं उसको इरिगेशन कहते हैं। तो हड़प्पन एग्रीकल्चर पूरा का पूरा डिपेंड है इंडस रिवर पे, सिंधु नदी पे। और इन लोगों ने कैनाल्स बना रखे थे, रिजर्वर्स बना रखे थे, मतलब बना रखे थे, और वेल्स बना रखे थे, जिससे कि पानी ये लोग खींच के खेतों तक ले जाते थे और उसके बाद ये लोग इरिगेशन का काम किया करते थे। एविडेंस मिलता है अपने को कैनाल से इरिगेशन का। अफगानिस्तान तक इनकी जगह पूरी फैली हुई थी, वहां पे शोरतुगाई नाम से एक जगह है, एक साइट है हड़प्पन साइट, वहां कैनाल मिलती है जो बताती है कि कैनाल्स का यूज होता था इरिगेशन के लिए, है ना, खेतों में पानी देने के लिए। यूज ऑफ प्लॉ, देखो भाई हल का यूज होता था, बहुत ही ज्यादा एविडेंट है ये कि जो प्लॉड फील्ड मिली है, एक जगह है राजस्थान में, ठीक है, ये अपना इंडिया, ये ऊपर की साइड राजस्थान, और यहाँ पे एक जगह है कालीबंगा जिसको कालीबंगन भी कहते हैं। एक ज्ञानी पुरुष ने कमेंट में लिखा था कि भाई ये कालीबंगा होता है, बंगन नहीं होता। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में कालीबंगन लिखा है और लोकल लोग इसको कालीबंगा भी कहते हैं, तो दोनों सही है, ठीक है,
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका वो मतलब अलग है उसका अलग है, दोनों का मतलब सेम है। तो कालीबंगन में हमें एक खेत मिला है, और वो ऐसा खेत है, उसके कुछ आप दिखोगे ना निशान, वो ऐसे 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 निशान से एक लाइन सी बनी हुई है ऐसे ऐसे, जो दिखाता है कि वहां पे प्लॉट फील्ड है, वहां पे जुताई हो रखी है उस खेत की। तो ये बहुत ही प्रूफ बहुत अच्छा है कि वुडन प्लॉस का यूज होता था, ठीक है, और बीज को अच्छे से बोया जाता था। एग्रीकल्चरल टूल्स की बात करें तो सिंपल टूल्स का यूज होता था, सिकल्स, स्टोन के ब्लेड्स और कॉपर इंप्लीमेंट्स फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। कटाई के लिए, कल्टीवेशन के लिए इन्हीं टूल्स का यूज होता है। तो बहुत ही सिंपल से टूल्स हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये लोग सीजनल क्रॉपिंग किया करते थे। जो हड़प्पन्स लोग हैं उनके दो सीजन होते थे क्रॉपिंग के, एक तो समर और एक है विंटर। तो दो तरीके की इनकी क्रॉप्स होती थी, समर क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। और इससे क्या है कि इनकी फूड सप्लाई रुकती नहीं थी। सरप्लस प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। तो जो हड़प्पन्स लोग होते थे उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा हो जाता था। सरप्लस यानी कि आप अपनी जरूरत से, पर्सनल नीड से भी ज्यादा जब आप उगा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप उसको बेच भी सकते हो कल को। सरप्लस ग्रेन्स वर स्टोर्ड। अब जो एक्स्ट्रा जो आपने उगाया है उसको आप कहाँ, ग्रेनरीज में स्टोर करोगे। और ये बड़ी बड़ी ग्रेनरीज हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिलती हैं, ठीक है, ये ग्रेनरीज हमें मिलती हैं, बाकायदा पूरे प्रूफ हैं इसके। और इससे क्या है कि इस सरप्लस का ट्रेड हो जाता था तो पैसा आता था। और जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है, जैसे जो कारीगर लोग हैं और जो ट्रेडर्स लोग हैं, उनको भी एक सपोर्ट मिलता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाईलाइट द इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके वहां पे रिलीजन कैसा था, और इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी हाईलाइट करना है। तो इकोनॉमिक तो आपको पता है पूरा ये एग्रेरियन सोसाइटी है, मेन क्रॉप्स मैंने आपको बता दिया, प्लो का ये लोग यूज करते थे ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये लोग क्राफ्ट्स वगैरह में भी बहुत कारीगर थे। क्राफ्ट्स का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट, आप हाथ से कुछ बना रहे हो, तो मनके बनाना, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, शेल्स को काटकर कुछ ज्वेलरी बनाना, सील्स के ऊपर कुछ लिखना, मेटल्स का काम करना, टूल्स बनाना कॉपर और ब्रॉन्ज और स्टोन के, ये इन लोगों का काम था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इनकी, है ना। ट्रेड भी ये लोग करते थे, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर, एक्सटर्नल यानी कि दूर जाके बाहर बाहर तक। तो ट्रेड होता था हड़प्पन सिटीज में भी और दूर दूर तक भी। क्या लोग ये इंपोर्ट करते थे, कॉपर मंगवाते थे राजस्थान से, टिन मंगवाते थे अफगानिस्तान से, लेपिस लजूली मंगाते थे ये बदख्शान से, एंड टुर्कोइज फ्रॉम ईरान, एंड गोल्ड फ्रॉम कर्नाटक। ये लेपिस लजूली वगैरह अफगानिस्तान साइड से भी आता है, ये आप याद रखना। और हमें अच्छा खासा एविडेंस मिलता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी इनका अच्छा ट्रेड होता था। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और ये लोग वेट्स वगैरह भी बनाया करते थे, ठीक है। वेट्स यानी कि जो तोलने में जो चीजें यूज होती हैं, बाट वगैरह, मेजरमेंट इनका बहुत अच्छा था। जो वेट्स होते थे वो 1 2 4 8 इस तरीके के नंबर्स पे चलते थे, जो कि बाइनरी रेशियोज होता है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये लोग 2 4 8, ठीक है, 2 उसका डबल 4, फिर उसका डबल कर दिया, फिर इस तरीके से ये 16, फिर ऐसे चलता था, ठीक है। रिलीजियन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मदर गॉडेस की पूजा होती थी, ऐसा अपने को आइडिया लगाया है, हमने आइडिया लगाया है। कुछ टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, जैसे मदर गॉडेस है जिनको फर्टिलिटी की गॉडेस भी माना जाता है। एक सील मिली है जिसको पशुपति या फिर प्रोटो शिवा सील कहा जाता है, जहां पे एक आदमी बैठा है पालती मार के, एनिमल्स उसके सराउंडिंग में है, तो माना जाता है कि वो पशुपतिनाथ है, हो सकता है। नेचर वर्शिप ये लोग करते थे, ठीक है, पेड़ों की पूजा करना, एनिमल्स जैसे कि बुल और यूनिकॉर्न्स, माना जाता है कि ये पवित्र सिंबल्स हैं इनके। नो ग्रैंड टेम्पल्स, याद रखना मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में बड़े बड़े मंदिर मिलते थे, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला। ओके, इनका रिलीजन ज्यादातर नेचर बेस्ड है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा बाथ मिला था मोहनजोदारो में, मैंने आपको पीछे बताया था, वो वहां पे रिचुअल बाथ वगैरह होता था, तो वो भी आप रिलीजन से जोड़ के लिख सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो चैप्टर 2 के सबसे पहले क्वेश्चन में है, हु वॉज जेम्स प्रिंसप, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन इन राइटिंग इंडियन हिस्ट्री।
तो जेम्स प्रिंसप was an antiquary and officer in the Asiatic Society of Bengal during the early 19th century। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जो अंग्रेजों ने सोसाइटी बनाई थी, इंडिया की जितनी भी हिस्टोरिकल चीजें हैं उसके बारे में स्टडी करने के लिए, ये वहाँ के एक ऑफिसर थे। और उनको जाना जाता है कि वो पुराने पुराने एंशियंट जो इंडियन इंस्क्रिप्शंस हैं और जो पुराने कॉइन्स हैं उनकी स्टडी किया करते थे। के बारे में ये लोग जो मतलब ये जो जेम्स प्रिंसप है ये बहुत कुछ लिखा करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्टी, ये दो स्क्रिप्ट को डेसिपर किया था। तो 1838 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा जो कि यूज की जाती थी इंडिया के शुरुआती कुछ इंस्क्रिप्शंस में। और इससे क्या है, हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पहली बार पढ़ पाए जब इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा। इसके अलावा जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं उससे क्या हुआ कि हिज वर्क रिवील्ड दैट द इंस्क्रिप्शंस मेंशनिंग अ रूलर कॉल्ड देवान पियदसी रेफर टू अशोका द मौर्यन रूलर। पहले के पुराने पुराने इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं ना, वहां पे क्या होता था, एक राजा का नाम लिखा होता था देवान पिय या पियदसी, हमें पता नहीं था ये किस राजा का नाम है। तो इन्होंने ही हमें प्रिंसिप ने ही बताया कि भाई ये कौन से राजा हैं, ये अशोक हैं। तो इस डिस्कवरी से हिस्टोरियंस को एक ऑथेंटिक सोर्स मिला पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को बनाने का, मौर्यन एम्पायर की रिकंस्ट्रक्ट करने का, कि हाँ भाई दोबारा से ये सारी चीजें अब हमें लिखनी है ताकि लोगों को पता चल सके। तो इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि इन्होंने जो ये डेसिपरमेंट किया, ये जो स्क्रिप्ट्स को पढ़ा, इससे हमें एक रिलायबल एविडेंस मिला अशोक की हिस्ट्री को पढ़ने का, उनकी पॉलिसीज को समझने का, बुद्धिज्म को समझने का। तो इससे क्या है, मॉडर्न इंडियन एपिग्राफी की स्टार्टिंग हुई। एपिग्राफी का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना। तो जेम्स प्रिंसप की वजह से ही ये सारी चीजें हो पाई हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद हम अभी बहुत पीछे होते हिस्ट्री के मामले में। अगला क्वेश्चन है, मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम द 6th सेंचुरी टू द 4th सेंचुरी BCE। तो क्यों मगध इतना पावरफुल महाजनपद बन गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मगध रोज टू पावर बिटवीन, ये कब मगध पावर में आया, 6th से 4th सेंचुरी BCE के बीच में एमर्ज हुआ सबसे पावरफुल महाजनपद बनके। तो जनपद यानी कि जहां लोग रहते हैं, महाजनपद यानी कि बहुत सारे महाजनपद, छोटे छोटे जनपदों को जोड़कर जो एरिया बनता है उसका एक किंग होता है, तो उसकी एक आर्मी होती है, वो है महाजनपद। तो मगध के सबसे पहले तो कुछ जियोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं उसके पास में, जिसकी वजह से वो एक पावरफुल महाजनपद बन पाया। मगध जो है वो बहुत फर्टाइल जगह पर था, गंगा वैली की, जहां पर अच्छा खासा सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था। और इस एरिया में अच्छे खासे मिनरल्स के भी डिपॉजिट मिलते हैं, आयरन खासकर, जिससे कि आप टूल्स और वेपन्स बना सकते हो। तो भाई मगध को ये भी एक बेनिफिट है। वहां पे एक रिवर भी है, गंगा रिवर और सोन नदी, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, आना जाना चीप हो गया, है ना, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, ट्रेड अच्छा हो गया वहां से। मगध के रूलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बिंबिसार, अजात शत्रु, इन्होंने मगध को वॉर लड़ लड़ के और एक्सपेंड किया, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया और अपनी कैपिटल बनाई राजगृह को। मगध की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, इनके पास वॉर एलिफेंट्स थे और वेपन्स बहुत एडवांस थे, जिससे मगध की आर्मी पावरफुल हो गई। अजात शत्रु ने एक फोर्टिफाइड कैपिटल भी बनाई पाटलिपुत्र, जिससे इनकी मिलिट्री सिक्योरिटी और अच्छी हो गई। इनकी कैपिटल्स जो होती थी ना, वो बहुत स्ट्रेटेजी के साथ बनाई जाती थी। राजगृह जो है वो चारों तरफ से हिली एरियाज से प्रोटेक्टेड है, पाटलिपुत्र जो है वो चारों तरफ से रिवर से प्रोटेक्टेड है, तो बहुत ही अच्छे से डिफेंस हो जाता था, ट्रेड भी बहुत अच्छा होता था इन जगहों से। और बाद में पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना कहते हो, वो बहुत ही पॉलिटिकल और कमर्शियल सेंटर बना। इसके अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, ट्रेड रूट्स पे इनका अच्छा खासा कंट्रोल था, ये लोग टैक्स वगैरह लगाते थे और आसानी से इनको टैक्स मिलते भी थे। और अच्छा खासा जब सरप्लस एग्रीकल्चर होता है और जब आपके पास रिच रिसोर्सिस हो, आयरन और बाकी के मिनरल्स, तो ऑब्वियसली भाई आप पैसे वाले तो होगे। और डिक्लाइन ऑफ राइवल्स, धीरे धीरे जो राइवल्स थे इनके, कौशल, अवंती, वत्स, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग रहे थे। तो इसी वजह से मगध अकेला भी डोमिनेट कर रहा है बाकी सबको। ओके, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धम्मा। तो अशोक का जो धम्म है वो कोई रिलीजन या धर्म नहीं है, इसका धम्म का मतलब होता है कुछ अच्छी बातें, ठीक है, कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो मोरल बातें हैं, सोशल बातें हैं, भाईचारा जिससे बना रहे। तो जैसे रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस,
आप बड़ों की रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करो, बुद्धिस्ट मॉन्क की रिस्पेक्ट करो, और टोलरेट करो लोगों को। ये नहीं आप बोलो मेरा धर्म अच्छा है तेरा बेकार है, लड़ो मत, सभी मिलके वो एग्जिस्ट करो, अच्छे से रहो। काइंडनेस एंड कंपैशन, यानी कि अशोक कहता है काइंड रहो, कंपैशनेट रहो, अपने जो नौकर चाकर हैं उनसे भी अच्छे से बात करो, स्लेव्स के साथ, गरीबों के साथ, और जो लोग प्रिजनर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट करो। नॉन वायलेंस, यानी कि आप अननेसेसरी सेक्रीफाइस मत करो, बलि देना जानवरों की, ये सब बंद कर दो। शांति यानी कि पीस का पैगाम दिया इन्होंने, और बोला कि भाई वायलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वायलेंस बिल्कुल खत्म कर दो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई पेरेंट्स की बात मानो, फैमिली की केयर करो, सच्चाई के साथ जियो, है ना, मॉरल बिहेवियर रखो डेली की लाइफ में। वेलफेयर का काम इन्होंने किया, भाई रोड बनवाए, रेस्ट हाउस बनवाए आने जाने वालों के लिए, वेल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, जानवरों के भी इंसानों के भी, और कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जिनको धम्म महामात्र कहा जाता है, जो इन सभी आइडियाज को पूरे गांव में, पूरे शहर में फैलाते थे जाके, और बोला कि सभी लोग मिलजुल कर रहो यूनिटी के साथ। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस एज अ सोर्स, है ना, हिस्टोरिकल सोर्स। इंस्क्रिप्शन यानी कि जब आप कोई भी हार्ड सरफेस पे जब आप कुछ लिखते हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो स्टोन हो, मेटल होना चाहिए या स्टोन होना चाहिए, तो उसको आप इंस्क्रिप्शन कहते हो। ये बहुत ही बेसिक सोर्स होता है हिस्ट्री को समझने का। अर्ली जो अपना इंडिया था, ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन से ही हमें हिस्ट्री मिलती है, राजा महाराजा लिखा है, मतलब लिखवाते थे अपने ऑर्डर, अपनी बातें, अपनी विक्ट्रीज, लैंड ग्रांट्स, रिलीजियस मैटर, सारे मैटर हमें इंस्क्रिप्शंस पे ही लिखे हुए मिलते थे, ठीक है। और इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चल जाती है डिटेल में, डायनेस्टीज, रूलर्स के बारे में, कौन किसको हरा के आया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें उनकी पॉलिसीज, जैसे कि धम्म की पॉलिसी जो हमने पीछे पढ़ी, वो सब कुछ हमें बता देते हैं। जीनियोलॉजीज, यानी कि जो रूलर्स के लीनिएज, कौन उनके पापा थे, कौन किसका बेटा था, किसने कितनी विक्ट्री हासिल करी, किसने क्या अचीव करा, ये सब पता चलता है। जैसे इलाहाबाद पिलर है ना, प्रयागराज में, तो वहां पे क्या है, समुद्रगुप्त रूलर की सारी डिटेल लिखी हुई है। तो कहने का मतलब है एक अच्छा सोर्स है इंस्क्रिप्शन। रिलीजियस और सोशल लाइफ के बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस बताते हैं, डोनेशंस, मोनेस्ट्रीज, सोशल प्रैक्टिसेस, कानून नियम क्या होते थे। इकोनॉमिक कंडीशन हमें बताते हैं इंस्क्रिप्शंस, कौन सा टैक्स लगता था, कितना लैंड ग्रांट होता था, दान में किसको क्या मिलता था, ट्रेड कैसा होता था। हमें उस टाइम की लैंग्वेज के बारे में इंस्क्रिप्शंस बता देते हैं, कौन सी लैंग्वेज और कौन सी स्क्रिप्ट चलती थी, राइटिंग सिस्टम कैसा था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी या खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, है ना। और क्या है, लिमिटेशंस, देखो कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस मींस कुछ कमियां भी हैं। जैसे कई इंस्क्रिप्शंस इनकम्प्लीट होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, मान लो आधा पत्थर है टूट गया, है ना। और इंस्क्रिप्शन में ज्यादातर सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही ऐड की जाती है जो राजा को अच्छी लगती हो, सिर्फ ग्लोरीफाई किया जाता है, याद रखना रियलिटी बहुत कम लिखी जाती है, ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ज्यादा होता है। और बायस्ड हो सकते हैं इंस्क्रिप्शन ज्यादातर, ये आप मान के चलना। और डिफिकल्ट होते हैं कभी कभी, मीनिंग नहीं समझ आते, सिंबल्स नहीं समझ आते, और ज्यादातर एंशिएंट लैंग्वेज में होते हैं तो हार्ड हो जाता है उसको डेसिफर कर पाना। और एक्सेसिबिलिटी, आज भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो गांव देहात में है, रिमोट प्लेसेस में, जो हमें मिल भी नहीं पाए हैं, तो ये कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था आपको बताना है। तो मौर्यन एम्पायर 321 से 185 बीसी के बीच में था, पहला लार्ज एम्पायर था इंडिया का, जो पूरे इंडिया पे लगभग रूल करता था, है ना, और बहुत ही सेंट्रलाइज था, वेल ऑर्गेनाइज था। ये सारी डिटेल्स हमें मिलती है एक बुक से, और वो बुक है अर्थशास्त्र, आपको पता होगा कौटिल्य ने, चाणक्य ने लिखी थी। तो मौर्यन एम्पायर में मोनार्की होती थी, एक राजा होता था, वो भी सेंट्रलाइज, यानी कि राजा ही सुप्रीम लीडर है, उसी की मानी जाएगी, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, मिलिट्री मैटर हो या जुडिशियल मैटर हो, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसी के कंट्रोल में था। काउंसिल होती थी फिर मिनिस्टर्स की, सबसे ऊपर राजा, फिर उसके नीचे उसके मिनिस्टर्स वगैरह होते थे जो उसको एडवाइस करते थे। जैसे कि प्रोविंसेस बनाए जाते थे, उसके बाद तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सुवर्णगिरी, ऐसे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। तो हर प्रोविंस में राजा का एक कुमार यानी कि एक प्रिंस जाता था या गवर्नर होता था, है ना, जो वहां पे उसको संभालता था उस प्रोविंस को। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंसेस को आगे डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में भी बांट दिया जाता था,
फिर विलेज ऑफिशियल्स होते थे जो अपने एरिया का लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड संभालते थे, लॉ एंड ऑर्डर संभालते थे। तो गांव सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है ना। और इनके पास अपने गुप्तचर भी होते थे, स्पाइज यानी कि एजेंट, जो कि किंग हायर करता था हमारे जो ऑफिशियल्स होंगे, किंग के जो मिनिस्टर्स हैं, उन पे नजर रखवाने के लिए कि मेरा मिनिस्टर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, लॉयल है या नहीं है। रेवेन्यू सिस्टम मैं आपको बताऊं, लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स है इनकम का। सबसे ज्यादा पैसा टैक्स से आता था, ट्रेड पे, क्राफ्ट से, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो टैक्स लगता था वहीं से ही मेन पैसा आता था इनका। आर्मी की बात करूं तो मोरेंस की आर्मी बहुत अच्छी स्टैंडिंग आर्मी थी, जहां पे इन्फेंट्री, कैलरी, चैरियट यानी कि रथ सेना, घुड़सेना, पैदल सेना, हर तरीके के घोड़े की सेना, सारे एलिफेंट सेना, सब कुछ था। और ये आर्मी के बारे में हमें कौन बताता है? मेगस्थनीज ने हमें बताया था, जो कि एक अम्बेसडर थे, ग्रीक अम्बेसडर। और अशोक की एक धमकी पॉलिसी थी, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ये भी मौर्यन एम्पायर के इसमें आप बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के मेन क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत वाज कंसीडर्ड अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। हमें यह बताना है कि जो महाभारत का क्रिटिकल वर्जन आया था वो कैसे एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्रिटिकल वर्जन बनाने का पूरा प्रोजेक्ट था, इसके पीछे का एम क्या है। मेन गोल यही था कि क्रिटिकल एडिशन बनाना है महाभारत का। पूरे इंडिया से जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखा हुआ जो भी मिलता है, उसको ऑल ओवर इंडिया से जोड़ जाड़ के और उसको एक कॉमन जो वर्सेस हैं उनको जोड़ जाड़ के एक कंप्लीट एक कंपाइलेशन बनाना है अपने को, ठीक है। और स्केल ऑफ द वर्क अगर मैं आपको बताऊं तो महाभारत वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक है पूरे दुनिया में, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं, वर्सेस यानी कि श्लोक। और कलेक्टिंग एंड एग्जामिनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो भी महाभारत को अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, उनको इकट्ठा करना था। और इससे क्या होगा, ये बहुत बड़ा एफर्ट लगाना है इसके लिए। तो इसके लिए एक टीम प्रिपेयर करी गई, एक बहुत बड़ी टीम, जो संस्कृत के स्कॉलर्स थे, वर्कड एट द भांडरकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। ये सारे लोग पुणे में काम कर रहे थे और ये प्रोजेक्ट को करने में बहुत डिकेड्स लग गए, लगभग 47 ईयर्स, ठीक है। और आउटकम क्या निकला, काफी सालों बाद स्कॉलर्स ने एक कंपाइलेशन बनाया 19 वॉल्यूम्स में, 19 पार्ट्स में, और इसी को क्रिटिकल एडिशन कहा गया, जो मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन है महाभारत का। बहुत एम्बिशियस है भाई इसको करने के लिए, क्योंकि आप देखो ना इतना ह्यूज साइज है और ये लोग उसको कर रहे हैं, इतनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करना, फिर उसको अच्छे से समझना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक प्रोजेक्ट है हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की स्टडीज में। अगर आप देखोगे हमारे इतिहास का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स मेंशन्ड इन मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में चांडाल्स के लिए क्या ड्यूटीज दी गई हैं वो आपको बतानी है। तो मनुस्मृति एक लॉ बुक है, मैं आपको बता दूं, कानून की किताब है, जो कि चांडाल्स को बताती है कि चांडाल्स लोग सोसाइटी में बहुत लोवेस्ट हैं, अनटचेबल हैं, इनको देखना भी एक सिन है। तो उनको सबसे पहले तो सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया। चांडाल्स को विलेजेस के बाहरी एरियाज में रहना पड़ता था, उनको अलाउड नहीं था कि वो सेटलमेंट्स के अंदर आकर रह पाएं या घुस सकें फ्रीली। और उनके कपड़ों की बात करूं तो उनको फेंके हुए जो कपड़े होते हैं मरे हुए लोगों के, वो पहनने पड़ते थे, और टूटे फूटे फेंके हुए यूटेंसिल्स मींस बर्तन, उनको यूज करने पड़ते थे। फूड रिस्ट्रिक्शंस, दे कुड ईट ओनली फ्रॉम ब्रोकन डिशेस एंड द लेफ्ट ओवर्स ऑफ अदर्स। दूसरों का बचा हुआ खाना ही ये लोग खाते थे। और इनकी बहुत सारी इनके लिए पनिशमेंट्स भी होती थी। इनकी ड्यूटीज होती थी कि भाई जल्लाद के रूप में काम करना, और जिनकी डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाना, जिनका कोई अपना परिवारजन नहीं है। इसके अलावा ये वॉचमैन या फिर सफाई वो करने वाले कर्मचारी के रूप में भी काम करते थे। और अगर मैं आपको बताऊं, चांडाल्स जब भी आते थे अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए, एक लकड़ी को ऐसे खनखनाते हुए आते थे ताकि सबको पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, तो अपर कास्ट के लोग उनको देख ना पाए और उनके कॉन्टेक्ट में ना आ पाए। राइट एनी 3 रूल्स रिलेटेड टू मैरिज इन द महाभारत।
तो महाभारत में शादी ब्याह से रिलेटेड कुछ कानून है वो आपको बताने हैं, जैसे एंडोगैमी विद इन वर्णास। तो इसमें बताया जाता है मैरिजेस वर जनरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस विद इन द सेम वर्ण, सेम वर्ण में ही शादियां उचित मानी गई हैं। और पैट्रीलोकल रूल, यानी कि जो लड़कियां हैं वो हस्बैंड के घर चली जाएंगी, है ना, अपना घर छोड़कर ससुराल चली जाएंगी। और ओबीडियंस ऑफ वाइफ्स, यानी कि जो पत्नियां हैं उनको ओबीडियंट होना चाहिए, हस्बैंड्स की बात माननी चाहिए। इसको एक शादीशुदा महिला की सबसे बड़ी ड्यूटी माना गया है कि हाँ भाई हस्बैंड की बात माननी है। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट, गिव एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। क्या महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है? क्या अभी भी महाभारत में कुछ चल रहा है हलचल? तो महाभारत की ग्रोथ ओवर द टाइम हुई है, एक ही बारी में नहीं लिखा गया था। एक सिंपल स्टोरी थी, एक लड़ाई झगड़े की, जो कि एक लाख वर्सेस वाला एक एपिक बन गया, जिसमें कई सारी नई स्टोरीज जुड़ी, सरमन्स प्रवचन जुड़े, कानून जुड़े। तो इसको लिखते लिखते ही हजारों साल लग गए। तो ये डायनेमिक टेक्स्ट है, इसके पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग। जो ये जो टेक्स्ट है इसमें अलग अलग लेयर हैं, हीरोइक टेल्स, हीरो की कहानियां, मॉरल डिबेट्स हैं, सोशल रूल्स हैं, रिलीजियस टीचिंग्स हैं। भगवत गीता भी महाभारत का हिस्सा है। तो महाभारत एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये दिखाता है कि जो हमारी सोसाइटी थी 600 BC से 600 CE के बीच में, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो महाभारत वॉज टोल्ड, रीटोल्ड एंड रीशेप्ड बाय डिफरेंट ऑथर्स। हर ऑथर ने अपने हिसाब से अलग अलग महाभारत के रिलेटेड बातें लिखी और अलग अलग पोएट्स ने अलग अलग तरीके से लिखी। तो ये जो एडिशंस होते रहे, री इंटरप्रिटेशंस होती रही, इसी की वजह से महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट बन गया जो कि हर बारी नया होता गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ विमेन एंड मेन इन महाभारत पीरियड। महाभारत के समय में लड़के और लड़कियों के लिए प्रॉपर्टी का राइट का मतलब क्या होता था? तो लड़कों के लिए प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कि भाई जो लड़के हैं, जो सन्स हैं, उसी के पास सारी प्रॉपर्टी आएगी। किसकी प्रॉपर्टी आएगी? फादर की। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर जो सारी प्रॉपर्टी है गोज टू सन, और सन्स ही इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी को और मेन होल्डर बनते हैं लैंड और जितना भी जो पिता के पास वेल्थ थी। डॉटर्स को इससे एक्सक्लूड किया जाता है, कोई इनहेरिटेंस में उनका कोई पार्ट नहीं होता, लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता इसमें। लड़कियों का क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड राइट्स थे उनको। यूजुअली जो दहेज मिलता है, स्त्री धन मिलता है, ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, कपड़े हो गए शादी के टाइम, वही उनकी संपत्ति है, उसको माना जाता है वो उनकी पर्सनल वेल्थ है। लेकिन ये तो बहुत कम है ना, एज कंपेयर टू लड़कों को तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मिल रही है, और लड़कियों को क्या मिल रहा है? बस इतना सा। जो विडोज होती हैं, जो विधवा होती हैं, अ विडो कुड यूज हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी बट शी डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट ओनरशिप। अपने पति की प्रॉपर्टी को एक विधवा यूज कर सकती है पर पूरी तरीके से वो ओनर नहीं होती। आफ्टर हर डेथ द प्रॉपर्टी पास टू हर हस्बैंड्स मेल रिलेटिव्स, और अगर इसकी भी डेथ हो गई तो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी किसी ना किसी मेल रिलेटिव्स को दे दी जाएगी, है ना। सिंबल ऑफ पैट्रियार्की। तो ये जो प्रॉपर्टी सिस्टम है ये दिखाता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि लड़कों को ही सारे रिसोर्सेस पे कंट्रोल था और लड़कियों को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। अब चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाने जा रहा हूं, है ना, जो कि आपका बुद्धिज्म जैनिज्म वाला चैप्टर है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूप एट सांची। सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगम्स का क्या रोल था? तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ अ नेग्लेक्टेड मॉन्यूमेंट। 19th सेंचुरी तक तो सांची का जो स्तूप था उसको इग्नोर किया जाता था। जो बेगम थी भोपाल की, उन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लिया उसको सेफ गार्ड करने में, ताकि वो आगे डैमेज ना हो पाए। वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता अगर उस पर ध्यान ना दिया जाता। रॉयल पैट्रोनेज फॉर कंजर्वेशन। तो जो ये बेगम थी भोपाल की, उन्होंने रिसोर्सिस का यूज किया, अपनी अथॉरिटी का यूज किया, उसकी मेंटेनेंस अच्छी करी स्तूप की। स्तूप क्या है? बेसिकली ऐसा सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर जो बुद्धिज्म में बहुत सेक्रेड माना जाता है, ठीक है। तो इसका प्रिजर्वेशन का काम किया बेगम्स ने। तो बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो कि डिसअपियर ना हो, इसको मेक श्योर किया। और एनकरेजमेंट ऑफ स्कॉलरली वर्क। जो बेगम्स हैं उन्होंने यूरोपियन स्कॉलर्स को, आर्कियोलॉजिस्ट को, जो बुद्धिस्ट आर्ट को समझना चाहते थे, आर्किटेक्चर को समझना चाहते थे, उनको सपोर्ट किया बहुत अच्छे से कि आप आओ, और बहुत ही कोऑपरेट किया।
जिससे कि सांची एक सेंटर बन गया हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का। लॉन्ग टर्म की बात करें तो उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से laid the foundation for the systematic conservation work that followed under the archaeological survey of India। जो आज हमारा ASI डिपार्टमेंट है, जो कि क्या करता है, एंशियंट साइट्स को प्रिजर्व करता है, वो भोपाल की बेगम्स की वजह से ही आज मॉडर्न टाइम में भी उसको प्रिजर्वेशन मिल रहा है, जस्ट बिकॉज बेगम्स का वो कंट्रीब्यूशन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द मिडल पाथ गिवन बाय गौतम बुद्ध, एक्सप्लेन एनी थ्री। तो महात्मा बुद्ध ने कुछ टीचिंग्स दी थी अपनी और एक मिडल पाथ बताया था जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है। ये महात्मा बुद्ध की कोर टीचिंग्स हैं। वो एडवाइस करते हैं कि ना तो ज्यादा साधु संत बन के एकदम उसमें अपने बॉडी को कष्ट दो, और ना ही एकदम आप इस दुनिया में खो जाओ मौज मस्ती में। तो वो कहते हैं एक बैलेंस रखो, राइट बिलीफ, यानी कि जो लाइफ है वो सफरिंग से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, हर कोई दुखी है और इसका एक रीजन है, और उस रीजन को आप अगर पहचान लो तो अगर आप इस पाथ पे चलो तो आप ये दुख से बच सकते हो। जो आपकी डिजायर्स हैं आप उन डिजायर्स को छोड़ दो। राइट एक्शन यानी कि मॉरल लाइफ जियो भाई, किसी को मारो मत, चोरी मत करो, इमोरल काम मत करो, अच्छे काम करो, सम्यक कर्म, अच्छा, सम्यक यानी कि अच्छा। राइट लाइवलीहुड यानी कि अच्छी आजीविका रखो, आप अच्छा पैसा कमाओ सही तरीके से, किसी को ठग के गलत काम करके 2 नंबर का पैसा मत कमाओ, अच्छा पैसा कमाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड, मेंशन एनी थ्री। तो बुद्धिस्ट पीरियड में जो बुद्धिस्ट रिलेटेड जो मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो आपको बताने हैं इस चैप्टर में जो दिए गए हैं। तो एक तो वो स्कल्पचर्स हैं जो महात्मा बुद्ध को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, महात्मा बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में ना दिखाते हुए उनको एक चक्र की फॉर्म में दिखाना, एक पेड़ की फॉर्म में दिखा देना, है ना, एक स्तूप की फॉर्म में दिखा देना, ये अपने आप में एक अलग आर्ट है। जातक टेल्स, जैसे सांची का स्तूप है तो उसकी दीवारों पर स्टोरीज को इलस्ट्रेट करके दिखाया गया है, प्रॉपर जातक टेल्स कहानियां हैं बुद्धिज्म में। नरेटिव आर्ट स्टाइल, तो स्कल्पचर्स को इस तरीके से बनाया जाता था कि वो नरेटिव लगे, यानी कि वो कहानी लगे, एक तरीके से पूरे के पूरे सीन्स बनाए जाते थे दीवार के ऊपर। आप अगर देखोगे तो ये एक जैसे कि सीन्स ऑफ वर्शिपर्स, एनिमल्स, डेली लाइफ, ये सब गेटवे के ऊपर, उसकी रेलिंग के ऊपर सब बना हुआ है। आप अपनी बुक का 4th चैप्टर खोलो, आपको इतने फोटोज दिखेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। Why is the 6th century BCE considered an important period in Indian history? 6th century BCE यानी कि 6th century BCE को एक इंपॉर्टेंट पीरियड क्यों माना गया है? क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंज इस टाइम पीरियड में इंडिया में हो रहे थे। सबसे पहले तो नए रिलीजन्स का राइज हो रहा है। महावीर जैन आते हैं अपना जैनिज्म लेकर, महात्मा बुद्ध आते हैं बुद्धिज्म लेकर। उन्होंने जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे, जो बलि चढ़ाना, जो ब्राह्मण्स की ऑर्थोडॉक्सी थी, उसको चैलेंज करा और अपनी नई फिलॉसफीज लेकर आए, जहां पे वो ट्रूथ की बात करते हैं, जहां पे वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, जहां पे वो सिंपल लाइफ को जीने की बात करते हैं। और इसी टाइम पीरियड में अर्बन ग्रोथ हो रहा था। धीरे धीरे हड़प्पन्स के बाद सेकंड अर्बनाइजेशन का टाइम था ये इंडिया के अंदर, जहां पे शहर बढ़ रहे थे, राजगृह, वाराणसी, वैशाली, ये बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स, लर्निंग सेंटर्स ग्रो कर रहे थे, एमर्ज हो रहे थे। तो ये आप कह सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टाइम था। आयरन के टूल्स इंप्रूव हो रहे थे, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था। इसी टाइम पे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। महाजनपद पीरियड इसको भी कहा जाता है। छोटे छोटे किंगडम्स को रिप्लेस करके बड़े बड़े महाजनपद आ रहे थे, ठीक है, जैसे मगध सबसे पावरफुल था, हम पीछे पड़ चुके हैं। सोशल चेंजेस हो रहे थे इस टाइम पे, कास्ट, रिचुअल्स और जो समाज में सबको रूल्स बनाए गए थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था, ऐसा क्यों है, ठीक है, इक्वालिटी की बात करी जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, राइट द मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म इन डिटेल। तो जैनिज्म जो एक रिलीजन है उसकी क्या टीचिंग्स हैं, वो क्या कहते हैं? तो जैनिज्म फाउंडेड बाय वर्धमान महावीर, यानी कि वैसे तो जैनिज्म बहुत पुराना है पर वर्धमान महावीर ने इसको प्रोपोगेट करने में, हर जगह पर फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इसमें एक वर्ड आता है तीर्थंकर, जो कि मेन टीचर होता है जो रिलीजन के बारे में बताता है। तो सबसे फेमस है वर्धमान महावीर जी, जो कि जैन धर्म को बताते हैं रिनंसिएशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और नॉन वायलेंस से जोड़कर।
कि हमें किसी को मारना नहीं है, डिसिप्लिन में रहना है, स्ट्रिक्ट लाइफ रखनी है। तो सबसे पहला इनका कोर प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस। ये इनका सेंट्रल प्रिंसिपल है कि किसी को मारना नहीं है। जो भी जैनिज्म का फॉलोवर होता है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को ना मारे, चाहे कोई ह्यूमन हो, एनिमल हो, या कोई छोटे से छोटा इंसेक्ट या प्लांट क्यों ना हो। इवन आज भी जो जैन्स हैं वो ऐसे प्रोफेशंस में ही नहीं जाते हैं जहां पे वायलेंस होती हो। याद रखना, ये लोग बिल्कुल दूर रहते हैं। थ्री रत्नास यानी कि थ्री जेवल्स, इसका मतलब है जैनिज्म में ये तीन बातें कही जाती हैं। राइट फेथ यानी कि आपका जो विश्वास है वो सच्चाई में होना चाहिए, और जो आपके तीर्थंकर आपको सिखाते हैं उस पर होना चाहिए। राइट नॉलेज, आप सही ज्ञान लो, रियलिटी समझो, अपनी आत्मा और अपने कर्म के बारे में जानो। सही कर्म करोगे तो आगे भी अच्छे जन्म में जाओगे। राइट कंडक्ट, आप अच्छा चरित्र रखो, मॉरल लाइफ जियो, डिसिप्लिन के साथ जियो। तो जब आप ये तीनों चीजें करते हो तो आपके अंदर वो थ्री जेवल्स आ जाते हैं, त्रिरत्न आपके अंदर आते हैं, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। 5 ग्रेट वोज, 5 महाव्रत जो कि जैनिज्म के अंदर मॉन्क और नन होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। एक तो नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस यानी कि सच बोलना है, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य यानी कि अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखना है, अपरिग्रह यानी कि आप सब छोड़ दो, वेल्थ प्रॉपर्टी सब कुछ त्याग दो। ठीक है, ये जैनिज्म में कहा जाता है। और कर्म एंड मोक्ष के लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। जैनिज्म मानता है कि जो हमारी आत्मा है वो हमारे कर्म से रिलेटेड है। ये इसको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप आपके पिछले गंदे कर्मों को आप डिस्ट्रॉय करोगे, अच्छे काम करके, मेडिटेशन करके। रिनंसिएशन एंड ऑस्टिरिटी का मतलब होता है जो जैन साधु होते हैं वो बहुत सीवियर पीनेंस में रहते हैं। ठीक है, जैन भी दो तरीके होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो कुछ ये जो दिगंबर हैं वो तन पर एक वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, इतनी तपस्या रखते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो द आइडियल जैन वे ऑफ लाइफ वाज ग्रेजुअली रिनाउंस वर्ल्डली अटैचमेंट। जो जैनिज्म का आइडियल तरीका है वो यही कहता है कि दुनिया के अंदर जो चीजें इसको छोड़ो, सब कुछ त्याग दो। अब हम फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि आगे है ट्रेवलर्स वाला। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द बैरियर्स फॉर अल बिरूनी इन अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो अल बिरूनी जो कि एक ट्रैवलर है, जब वो इंडिया में आया तो यहाँ की प्रैक्टिसेस को समझने में उसको सबसे बड़ा बैरियर क्या आया। तो एक तो था लैंग्वेज का बैरियर। मोस्ट सेक्रेड एंड स्कॉलरली टेक्स्ट इन इंडिया वो रिटन इन संस्कृत। ज्यादातर जो हमारे इंडिया के पवित्र और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में लिखे हुए थे। तो अल बिरूनी एक आउटसाइडर थे, तो उनको बहुत मुश्किलात आए इसमें संस्कृत को समझने में, जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं लिमिटेड करते हैं, उनकी नॉलेज वो पूरी नहीं ले पाए थे। और रिलीजियस एंड सोशल डिफरेंसेस, जो इंडिया में जब उन्होंने देखा कास्ट सिस्टम है, सोशल रूल्स हैं, किसी को प्योर कहा गया है, किसी को बोला गया है ये अछूत है, पॉल्यूटेड है, तो ये इस्लामिक प्रैक्टिसेस में ऐसा नहीं होता था। तो इससे उनको बहुत मुश्किल हो रहा था कि भाई आखिर ये है क्या, ये सोसाइटी क्यों बटी हुई है इनकी। कॉन्सेप्चुअल बैरियर, अल बिरूनी फाउंड द आइडिया ऑफ वर्ना एंड अनटचेबिलिटी स्ट्रेंज। उनको लगा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो सिस्टम है ये कॉन्सेप्ट ही खराब है, ये ऐसा क्यों है, और वो इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं इस्लाम में तो सोशल इक्वालिटी है, सभी को इक्वल समझा जाता है। तो दीज डिफरेंसेस एक्टेड एज अ बैरियर इन इंटरप्रेटिंग इंडियन प्रैक्टिसेस ऑब्जेक्टिवली। जो भारत के अंदर जो प्रैक्टिसेस थी वो उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रही हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किताब उल हिंद। हमें यहाँ पे किताब उल हिंद के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, बताना है कि ये किस बारे में है, बताना है इसको किसने लिखा है। तो इसके ऑथर हैं अल बिरूनी, 1973 से लेकर 1048 के बीच में एक पर्शियन स्कॉलर जो भारत में आते हैं महमूद ऑफ गजनी के साथ। क्योंकि महमूद ऑफ गजनी जो था अफगानिस्तान वाला, इसने इन्वेड किया था इंडिया के ऊपर के कुछ एरियाज को नॉर्थ वेस्ट में, उन्हीं के साथ ये भी आया था। तो इसने एक बुक लिखी थी जिसको अरेबिक में इसने लिखा था, नाम है किताब उल हिंद। तो अल बिरूनी एक साइंटिफिक और क्रिटिकल अप्रोच रखता था किताब को लिखने की, यानी कि बहुत अच्छे से इसने लिखा है। और ये इंडियंस के जो ट्रेडिशंस हैं उसको कंपेयर करता था ग्रीक और मुस्लिम्स के साथ में। यानी कि मान लो कि ये अपना इंडिया है, तो ये इन यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहा है उसको ये सीधा सीधा मुस्लिम्स के साथ में, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ में, ग्रीक्स के साथ में कंपेयर कर रहा है कि भाई दोनों तरफ क्या क्या सिमिलैरिटी है,
क्या डिफरेंसेस हैं। कंटेंट की बात करूं तो जो किताबुल हिंद है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में है, इंडियन कल्चर के बारे में है, इंडियन फिलॉसफी के बारे में है, इंडियन रिलीजन के बारे में है, साइंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, लिटरेचर के बारे में है। और उन्होंने जो संस्कृत को समझा, जो भी टेक्स्ट वगैरह उसने पढ़े और ब्राह्मण्स के साथ जो डिस्कशन किया वो उसने अपनी बुक इसमें लिखा, ठीक है, बुक के अंदर लिखा। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत ही रिलायबल अकाउंट है, एक सोर्स है हिस्ट्री का। जब आप 11वीं सेंचुरी के इंडिया को पढ़ना चाहते हो तो यू कैन गो विद किताबुल हिंद, जो कि बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है इंडिया के कास्ट सिस्टम के ऊपर, रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर और सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर। अगर आपको पढ़ना है इस बारे में तो भाई बहुत अच्छा सोर्स है। व्हाट आर दी व्यूज ऑफ बर्नियर अबाउट द सती सिस्टम। तो फ्रैंकोइस बर्नियर जो कि एक फ्रेंच ट्रेवलर था, इंडिया में आया था 17वीं सेंचुरी में। पर्सनली उसने इस चीज को विटनेस किया था कि सती की प्रैक्टिस होती थी इंडिया में अलग अलग जगहों पर। सती का मतलब होता है जब आपके पति की डेथ हो जाए तो महिला को भी उसकी चिता के साथ जिंदा जला देना, ये हमारे यहाँ पे चलता था। और वो कहता है कि हाउ विडोज यानी कि जो विधवा हैं वर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था टू इमोलेट देमसेल्फ ऑन देयर हस्बैंड्स फनरल पायर, यानी कि जो उनके हस्बैंड की अर्थी है उसके ऊपर, मतलब जहां पे वो चिता होगी वहीं पे उसको बिठाया जाएगा और जलाया जाएगा। तो इसको वो कंडेम करते हैं। बर्नियर स्ट्रांगली इसकी निंदा करते हुए कहते हैं बहुत क्रूल है, इनह्यूमन है और बैरबेरिक कस्टम है, ये कस्टम्स नहीं होने चाहिए ऐसे रीति रिवाज। और वो बहुत डर गए, हॉरिफाइड एट द सफरिंग ऑफ विडोज हु इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ डिग्निफाइड लाइफ वर फोर्स्ड टू डाई इन एगनी। भाई उनको एक अच्छी लाइफ मिलना तो दूर की बात है, उनको तो मारा जा रहा है, वो इस चीज को कंडेम करते हैं। ब्राह्मण्स का क्या रोल है, वो कहते हैं कि सती की जो ये पूरी प्रथा है इसको ब्राह्मण लोग जो है वो सपोर्ट करते थे और लोकल कम्युनिटीज भी इसको सपोर्ट करते थे, कहते थे बहुत गर्व की बात है, लॉयल्टी की बात है। बहुत सारी वीमेन हैं वर परसुएडेड और प्रेशर टू कमिट सती, सभी को ज्यादातर को प्रेशर डाला जाता था कि हाँ आप ये सती प्रथा में जाओ। तो इससे ये विच क्वेश्चन द आइडिया ऑफ इट बीइंग अ वॉलेंटरी एक्ट, क्या ये अपनी मर्जी से लोग करते थे, तो ऐसा लगता तो नहीं है भाई मर्जी से कोई मरने जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नियर ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे ये रिफ्लेक्टेड द लो स्टेटस ऑफ विमेन, ये दिखाता है कि विमेन का स्टेटस उस टाइम पे बहुत लो था 17वीं सेंचुरी में, कि उनको मारा जा रहा है और ये एक सोशल ऑपरेशन है। ठीक है, ये एक सोशल ऑपरेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल है। अगला क्वेश्चन है बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न थ्योरिस्ट लाइक फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जो भी बर्नियर ने यहाँ पे लिखा इंडिया के बारे में, क्या उससे कुछ इन्फ्लुएंस हुआ इन लोगों के ऊपर, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो थ्योरिस्ट थे, जो थिंकर्स थे, क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ा था। तो देखो भाई, बर्नियर ने इंडिया में लैंड ओनरशिप के बारे में कुछ बताया था। उसने ऑब्जर्व किया कि मुगल इंडिया जो है, मुगलों के टाइम का इंडिया जो है, उसमें जो राजा है, जो एम्परर है, वो सारी जमीन का मालिक है, किसी बंदे पे अपनी पर्सनल जमीन नहीं है, ऐसा ये कहता है। अकॉर्डिंग टू हिम जो नोबल्स हैं और जो कल्टीवेटर्स हैं ओनली एंजॉयड टेम्पररी राइट्स, इनके पास टेम्पररी राइट्स हैं और वो राजा के उस पर ही डिपेंडेड हैं। और वो आर्ग्यू करते हैं कि डिस्ट्रॉयड इंसेंटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट एंड लेड टू स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी। वो कहते हैं इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, इसी वजह से एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मोंटेस्क्यू का इसके ऊपर क्या वो हुआ, मोंटेस्क्यू जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, वो बर्नियर की किताबों को पढ़ते थे और उन्होंने अपना एक आइडिया बनाया ओरिएंटल डेस्पोटिज्म नाम से। अब ये इन्होंने बर्नियर को पढ़कर उसके बाद ही आइडिया बनाया और वो कहते हैं कि जो एशियन जगहें हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ जो एब्सोल्यूट रूलर्स हैं जैसे मुगल्स हैं, वो पूरे लैंड को कंट्रोल करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं। अनलाइक यूरोप जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी और फ्रीडम भी है लोगों के पास, पर इंडिया और बाकी के एशियन कंट्रीज में ये फ्रीडम नहीं है। कार्ल मार्क्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट हुआ बर्नियर की बातों का, तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई मेरा एक थ्योरी है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे वो कहते हैं इंडिया के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो एब्सेंस है इन लैंड केप्ट सोसाइटी अनचेंजिंग एंड स्टैटिक, इसकी वजह से सोसाइटी बदल ही नहीं रही है, सोसाइटी रुक गई है, लोगों के पास जमीनें नहीं है, सब कुछ राजा लेके बैठा है। तो किसान किसान क्यों मेहनत करेगा जब उसकी जमीन ही नहीं है खुद की। तो बर्नियर कहता है स्टेट का जो ये लैंड ओनरशिप है शेप्ड द वे यूरोपियन थिंकर्स अंडरस्टूड एशिया,
तो बर्नियर की किताबें पढ़ के वेस्टर्न जो थिंकर्स है उन्होंने एशिया के लिए एक पीओवी बना लिया, और हिज राइटिंग्स री इन्फोर्स द आइडिया दैट यूरोपियन प्रोग्रेस वाज लिंक्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसी से एक आइडिया लगा कि जो यूरोप में सबके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसी वजह से यूरोप आगे बढ़ रहा है और इंडिया नीचे जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, डिस्कस अल बिरूनीज एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में अल बिरूनी ने क्या बताया? तो सबसे पहले अल बिरूनी ने वर्णा सिस्टम को अच्छे से पढ़ा। उसकी किताब में, किताब उल हिंद में, उसने वर्णा सिस्टम को अच्छे से लिखा। संस्कृत में वो था सब कुछ लिखा हुआ ग्रंथों में, उसने उसको ट्रांसलेट करके अपनी किताब में लिखा। और ही डिस्क्राइब्ड, वो बताता है कि सोसाइटी कैसे 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी का काम भी बांटा हुआ है अलग अलग, है ना, सबको काम भी दिया हुआ है। फिर उसने इंडियन जो सोशल डिवीजन है उसको बाकी जगहों पे कंपेयर करा दुनिया के। फॉर एग्जाम्पल, ही लिंक्ड द ब्राह्मण्स टू मुस्लिम स्कॉलर्स एंड शूद्रास टू सर्वेंट्स एंड लेबरर्स। वो कहता है जैसे हमारे में मौलाना होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वैसे इंडिया में ब्राह्मण होते हैं, और जैसे यहाँ शूद्र है इंडिया में, वैसे ही बाहर सर्वेंट वगैरह होते हैं। नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, अल बिरूनी कहता है इंडिया में प्योरिटी का बहुत कॉन्सेप्ट चलता है। मैं प्योर हूँ, ये पॉल्यूटेड है, मैं अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट। तो वो कहता है ये गलत है, ये रिजिड रूल्स बहुत गलत है। ठीक है, इसी वजह से ये रूल्स इतने रिजिड है कि इंडिया के लोग बाहर के लोगों के साथ वो इंटरेक्शन ही नहीं करते। ये भी एक बैरियर है। तो वो इस चीज को क्रिटिसाइज करता है, ये जो कास्ट की इनइक्वालिटीज हैं, कि भाई अपने इस्लाम में ऐसा वो कहता है नहीं है, सोशल इक्वालिटी है, पर इंडिया में ये बहुत गलत हो रहा है। तो वो कंक्लूड करता है जो कास्ट सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो रहा है, और हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसका बंटवारा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड इंडिया इन हिज ट्रेवल अकाउंट। तो इब्न बतूता ने अपनी किताब लिखी थी रिहला, और रिहला किताब में इब्न बतूता ने इंडिया के कैसे बताया है, इंडिया के बारे में क्या लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इब्न बतूता जो मोरक्को का था एक ट्रेवलर, वो इंडिया में आया 14th सेंचुरी में। ठीक है, और जब वो आया तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था यहाँ पे इंडिया में। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी, डिटेल में बताया इंडिया की सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है और कल्चर कैसा है। 14th सेंचुरी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वो अर्बन सेंटर्स में गया, बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, दौलताबाद, कालीकट, और दिल्ली को बताया सबसे बड़ा शहर। ठीक है, मतलब ये बताया दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, एंड मोस्ट प्रोस्परस सिटीज ऑफ द इस्लामिक ईस्ट, यानी कि दिल्ली बहुत प्रॉस्परस भी है। इब्न बतूता नोट करता है द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड एग्रीकल्चरल सरप्लस, कहता है इंडिया की मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे सरप्लस है, यानी कि लोग एक्स्ट्रा उगाते हैं, बेचते हैं। इंडिया मार्केट बहुत अच्छी है इंडिया की, यहाँ पे गुड्स, टेक्सटाइल्स, ग्रेन्स, मसाले, प्रीसियस स्टोन्स का व्यापार होता है। यहाँ की सोशल लाइफ भी उसने देखी। वो कहता है कास्ट डिवीजन तो है, यहाँ पर भी है ऊंच नीच वाला सिस्टम और अछूत वाला सिस्टम, तो वो कहता है बहुत अलग है, हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता। और वो इंडियंस की सेवा भाव को भी दिखाता है कि जो इंडियंस की हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अच्छी है, इंडियंस लोग सेवा बहुत अच्छी करते हैं। फिर वो कहता है यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम, वो बहुत अच्छा है, जो कि घोड़ों पर होता है, एक घोड़ा यहाँ है, एक घोड़ा यहाँ है, एक घोड़ा यहाँ है, और एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये मैसेज यहाँ से चलेगा, फटाफट फटाफट पहुँचता पहुँचता यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो क्विकली ये सब चलता है। लेकिन वो कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो पनिशमेंट बहुत हार्श देता था सभी को, वो थोड़ा गलत है, थोड़ा उसको चिल होना चाहिए। और वो कहता है इंडिया लैंड और सी दोनों रूट से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, जिससे कि वो ट्रेड कर सकता है मिडल ईस्ट के साथ भी, अफ्रीका के साथ भी, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी। यानी कि जो इंडिया की लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, चाहे इंडिया यहाँ ट्रेड करे चाहे इंडिया यहाँ ट्रेड करे, उसके लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। अब हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है चैप्टर 6 से, वो है व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। देखो भाई, भक्ति मूवमेंट का मतलब है इंडिया में एक टाइम आया, मिडेवल इंडिया में, जब हमारा जो हिंदुइज्म है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इसके लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि इसमें रिफॉर्म्स करने हैं, हिंदुइज्म में कुछ चेंजेस लाने हैं। ठीक है, तो हुआ क्या,
सबसे पहले जो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिचुअल्स होते थे, जो रिचुअलिज्म है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुई। जो ये बोला गया भाई इतने रीति रिवाज मत रखो। भक्ति मूवमेंट अरोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रिजिड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो बहुत कठोर ब्राह्मणों की प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट में ये भक्ति मूवमेंट आया। जैसे कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते थे और बड़े बड़े यज्ञ हवन रिचुअल्स और पंडितों का दबदबा ज़्यादा था, तो इसके अगेंस्ट ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और जो भी भक्ति मूवमेंट में संत थे उन्होंने एक बात को प्रमोट किया, आप भगवान से डायरेक्ट डिवोशन करो, भक्ति करो, इंस्टेड ऑफ रिचुअल्स। आप रिचुअल्स के चक्कर में मत पड़ो, भगवान से डायरेक्ट जुड़ो। रिएक्शन अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, तो जो ये कास्ट हायरार्की है बहुत रिजिड थी। आपको पता है अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। सबसे टॉप पे आपको पता है भाई ब्राह्मण है, के बाद आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्षत्रिय हैं, ठीक है। उसके बाद आप आओगे आपको दिखेगा यहाँ पे वैश्यास हैं और लास्ट में शूद्र हैं और अनटचेबल यहाँ फिर आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये इतना रिजिड है सिस्टम, बहुत बेकार। ये भक्ति मूवमेंट का मेन टॉपिक था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वी ऑल आर इक्वल भगवान की नज़र में। तो हमें सोशल हार्मनी की बहुत ज़रूरत है, सामाजिक भाईचारा। सोसाइटी हमने डिवाइड कर, ये कास्ट क्रीड जेंडर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मूवमेंट का मेन मकसद यही था कि एक मैसेज देना यूनिटी का, लव का और भाईचारे का, ब्रदरहुड का, ये मेन एम था, ठीक है। और इन्फ्लुएंस ऑफ अलवार एंड नयनार, तो जब ये भक्ति मूवमेंट चल रहा था तो दो तरीके के संत थे, भक्ति संत थे, सेंट्स थे। एक का नाम है अलवार संत, एक का नाम है नयनार। तो जो अलवार्स थे वो विष्णु जी को मानते थे, जो नयनार्स थे वो शिव जी को मानते थे, ठीक है। उन्होंने जो भी अपने भजन लिखे, भक्ति गीत लिखे, उनका मकसद यही था प्यार और भक्ति को भगवान से मतलब जोड़ जाड़ के भक्तों को जोड़ना। यहीं पे भक्ति मूवमेंट के टाइम पे सूफिज्म भी आता है। 8th सेंचुरी के आसपास ये कुछ मुस्लिम संत होते थे, सूफी संत, जो प्यार, कंपैशन, क्लोजनेस, भाईचारा इसकी बात करते। तो ये आप कह सकते हो आइडियाज द राइज ऑफ भक्ति संत इन डिफरेंट रीजन। तो सूफियों को देखकर भी अलग अलग जगहों पर बहुत सारे भक्ति और संत आए। सिंपल पाथ टू स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो भक्ति संत होते थे वो कहते हैं कि भाई पर्सनल डिवोशन, पर्सनल भक्ति करो, प्रार्थना करो, अपने भजनों को गाओ। और ये क्या है कॉम्प्लेक्स, आप ज़्यादा उसमें चक्करों में मत पड़ो कि हमें ये पूजा करनी है, वो पाठ करना है, ये सब छोड़ो, सीधा भगवान से जुड़ो। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन खानकाह इन सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशंस में खानकाह का मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है खानकाह एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पर एक पीर रहता है, जो सूफियों का मास्टर होता है, जो पीर होता है वो रहता है। और ये एक डिवोशन का सेंटर होता है, खानकाह में भक्ति होती है और वहाँ पे कुछ बातें सिखाई जाती हैं और कुछ कम्युनिटी के साथ रहना सिखाया जाता है। और स्पिरिचुअल यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे खानकाह है तो वहाँ पे सभी जो चेले होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं, वो एक जगह आके प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और जो वहाँ पे मास्टर होता है यानी कि जो पीर होता है उसकी बात को मानते हैं और सुनते हैं। वहाँ पे भगवान का जिक्र किया जाता है, भगवान को याद करना। वहाँ पे म्यूजिक का भी अरेंजमेंट होता है, समा कहते हैं जिसको। और जहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने वो सॉन्ग सुना होगा कुन फाया कुन, मैंने ये चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था। तो वो क्या है, वो एक दरगाह है, वो एक खानकाह है। और खानकाह एक लर्निंग का सेंटर होता है। खानकाह बिकेम हब्स ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लर्निंग। जो रिलीजन की बातें हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, वो यहाँ पर सिखाई जाती हैं। जो एक सूफी पीर होता है वो रिलीजियस टेक्स्ट को आसान भाषा में सिंपल तरीके से समझाता है ताकि सभी लोग उसको समझ पाएं। तो डिस्कशंस भी होती हैं मोरल बातों पर, टॉलरेंस की बातों पर, लव की बातों पर, इंसानियत की बातों पर। और खानकाह चैरिटेबल काम भी करता है। जितने भी बैकग्राउंड से लोग आते हैं, कोई अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम, ऊपर कास्ट का नीचे कास्ट का, वो सबको इक्वल मानता है। और सभी को लंगर दिया जाता है, फूड है ना, प्रसाद दी जाती है। और जो लोग ट्रेवलर्स आते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उनको शेल्टर भी वहां पे मिलता है।
तो एक इक्वालिटी और एक भाईचारा सोसाइटी में क्रिएट करना, ये इन लोगों का, सूफी लोगों का मेन मकसद था। और पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करूं तो ओवर द टाइम जो खानका होता है, बेसिकली एक जगह होती है जैसे एक आश्रम होता है, तो वो एक रूलर्स को अट्रैक्ट करने वाला सेंटर भी बना टाइम के साथ। बड़े बड़े नोबल्स, रूलर्स, कॉमनर्स यहाँ आया करते थे। तो ज़्यादातर सूफी संत वैसे तो पॉलिटिकल पावर को अवॉइड करते थे कि वो ज़्यादा खुद को पॉलिटिक्स से ना जोड़ें, बट वो पॉपुलर ही इतने थे कि भाई वहाँ पे जो वहाँ का कल्चर, आर्ट और लिटरेचर है उसके लिए वो जाने जाते थे, तो लोग खुद खींचे चले आते थे। अगला क्वेश्चन है, हु वर अलवार एंड नयनार्स। मैंने अभी आपको बताया था, अभी इस पे डिटेल्ड क्वेश्चन है। कास्ट सिस्टम को लेकर इन्होंने क्या बताया है। अलवार वो संत होते हैं जो तमिलनाडु में रहते थे 6 से 9 सेंचुरी के बीच में, जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं। लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, याद रखना। और वो एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल अपने भजन गाते हुए जाते थे, जो प्यार के भजन हैं, जो विष्णु जी के भजन हैं, और उनके जो अवतार हैं जैसे श्री राम प्रभु, श्री कृष्ण, इनके अवतारों के भजन हैं। और उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है उसको नल हीरा दिव्य प्रबंधम कहा जाता है, जो बहुत ही सेक्रेड ग्रंथ है, जो माना जाता है वेदों के बराबर है। ठीक है। अब नयनार्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी अलवार लोगों के कंटेम्प्रेरी हैं, और ये डिवोटी हैं लॉर्ड शिव के। और उन्होंने अपने भजन तमिल में लिखे हैं जो शिव जी की भक्ति के बारे में है, डीप भक्ति के बारे में। और बाद में उन्होंने भी तवरम करके अपना एक ग्रंथ बनाया और कुछ टेक्स्ट को जोड़ा, क्योंकि तो शिव भक्ति लिटरेचर का एक पार्ट बन गया। ठीक है। तो अलवार नैनार बेसिकली साउथ इंडिया के सूफी कह रहा हूँ, हिंदू संत हैं जो कि अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब कास्ट सिस्टम को लेकर इन दोनों का लगभग सेम ही पीओवी है। ये दोनों कहते हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, बहुत रिजिड है। और वो अपने फॉलोवर्स, जो उनके फॉलोवर्स हैं वो हर कास्ट, हर कम्युनिटी के, इवन जिनको ब्राह्मण अनटचेबल कहते हैं ये लोग, उनको भी वेलकम करते हैं। तो उनके लिए भक्ति का मतलब है वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन बर्थ एंड रिचुअल प्योरिटी, कि जन्म कहाँ हुआ, कौन प्योर है, कौन रिचुअल्स कर रहा है, इनसे इनको मतलब ही नहीं है। कुछ संत तो खुद लोअर कास्ट से आते थे उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये प्रूव करता है कि स्पिरिचुअल मेरिट ज़्यादा जरूरी है, कास्ट इतना मैटर नहीं करती थी। उनके जो भजन है, जो श्लोक हैं, जो हेम्स हैं, वो सीधा सीधा ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करते हैं जो खुद को सुपीरियर बताते थे। ठीक है। बर्थ को ऊपर रखना, काम को नीचे रखना, ये गलत है। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो अलवार नैनार ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया कि अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं होता, इक्वलिटी का मैसेज दिया, इंक्लूसिवनेस यानी सबको साथ लेकर चलो, और भक्ति सभी के लिए ओपन हो। तो बाद के जो भक्ति संत आए उन्होंने भी प्यार और भगवान की बातें करी, रिचुअल वगैरह की बातें ज़्यादा नहीं करी। तो ये है। एक्सप्लेन द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ कबीर। कबीर ने क्या बताया है। कबीर कहते हैं एक्सटर्नल रिचुअल्स को छोड़ दो। कबीर कहते हैं मूर्तियों की पूजा मत करो, एंड जो हिंदुओं के जो ये रिचुअल्स हैं, मुस्लिम्स के रिचुअल्स हैं, दोनों ही गलत हैं। वो कहते हैं अल्टीमेट ट्रूथ जो है मंदिर मस्जिद में, तीर्थ यात्रा में नहीं है, हमारे अंदर ही हमारा सच है। अगर आप अपने अंदर खुद को पहचान लो तो वही सबसे बड़ा सच है। भगवान सिर्फ एक है, गॉड इज वन। कबीर कहते हैं देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड। कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, सबका मालिक एक है। ही यूज टर्म्स लाइक अल्लाह, राम, हरि, खुदा। ये कहते हैं ये सब एक ही भगवान के नाम है, ये सब सेम नाम है कबीर की नज़र में। और कबीर क्या कहते हैं, ट्रूथ लाइज विद इन, यानी कि कबीर कहते हैं जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो रियलाइज हमें अपने आप ही होता है, मेडिटेशन करके, भगवान को याद करके, किसी और के थ्रू नहीं आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो वो आप अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ो। क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल डिवीजन। कबीर कहते हैं ये जो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी है, ऊपर कास्ट नीचे कास्ट है, ये गलत है, इसको वो अपोज करते हैं। वो कहते हैं ये डिविजन्स नहीं होने चाहिए, आप भगवान को एक मानो, सभी को इक्वल मानो। सिंपल लाइफ जीना और प्यार की बातें करना। अल्टीमेट ट्रूथ कबीर के लिए यही है कि लाइफ सिंपल हो, कंपैशन से भरी हो, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन की बात हो। तो वो कहते हैं कि ही डिक्लेयर्ड दैट लव ऑफ गॉड एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी आर द ट्रू पाथ्स। आप इंसानों से प्यार करो, आप भगवान से प्यार करो, मतलब एक ही है। ये कबीर का असली सच है। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सूफिज्म। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सूफिज्म का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि भगवान से प्यार करो। सूफीज बिलीव दैट
ट्रू पाथ टू गॉड वॉज थ्रू द इंटेंस लव। आप भगवान का जिक्र करो, वही सही रास्ता है भगवान को पाने का। और दे सो गॉड एज द बिलव्ड एंड द डिवोटी एज द लवर। तो वो मानते हैं भगवान जो है वो हमारे बिलव्ड हैं और हम उनके लवर हैं। यूनिटी ऑफ बीइंग, वहादत अल वजूद, यानी कि थॉट दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल क्रिएशन, सभी लोगों में भगवान मौजूद है। तो आप इंसानियत से प्यार करो, आप दूसरों की मदद करो, तो आप भगवान से अपने आप क्लोज आ जाओगे, ऐसा वो लोग कहते हैं। रिजेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्मेलिटीज, सूफी लोग कहते हैं कोई फॉर्मेलिटी मत करो, एक्सेसिव रिचुअल्स, लीगल बातें, अंधविश्वास, ये सब मत करो। आप अपने अंदर से खुद को प्योर करो, बाहर से शो ऑफ मत करो भक्ति का। ओके। सर्विस एंड इक्वालिटी, वो कहते हैं हर कास्ट और हर क्लास के लोग आ सकते हैं, हर रिलीजन के लोग आ सकते हैं हमारे खानकाह में, जो उनकी सेक्रेड जगहें होती हैं। तो वो भाईचारे की बात करते हैं, कंपैशन और चैरिटी की बात करते हैं। तो वो मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक का एक शाम को कार्यक्रम होता है, पोइट्री करते हैं और साधु संतों की तरह जीते हैं भगवान से जुड़कर। कहते हैं अपनी डिजायर पे कंट्रोल रखो और सिंपल लाइफ जियो। तो इनमें जो एक मेन गाइड होता है उसको पीर कहा जाता है सूफी संतों में, जो कि अपने मुरीदों को टीचिंग्स देता है, और जो मुरीद है या डिसिपल है, चेला है, वो अपने पीर की बात मानता है, सुनता है और आगे बढ़ता है। थ्रो लाइट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द सूफी संत विद द स्टेट, स्टेट के साथ सूफी संतों के क्या रिलेशंस होते थे अपने टाइम के राजा महाराजाओं के साथ। तो देखो भाई, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पावर, ज्यादातर जो सूफी संत होते थे, स्पेशली वो लोग जो चिश्ती सिलसिले से आते हैं, देखो इनका ना एक अलग अलग सबकी वो सिलसिले बने होते हैं, जो किसी संत से जुड़े हुए हैं, फिर उसके चेले, फिर उसका चेला, फिर उसका पीर, फिर उसका चेला, ये हर सिलसिला अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो जो सूफी जो चिश्ती ऑर्डर है वो मानता था रूलर्स से तो दूर रहो, पॉलिटिकल बातों से, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पॉलिटिक्स और पावर में घुसोगे तो आप ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो पाओगे। तो ओकेजनली बस इनकी बातचीत हो जाती थी, जैसे कि कुछ जैसे सूरावरी सिलसिला वाले सूफी हैं, वो तो लैंड ग्रांट भी एक्सेप्ट कर लेते थे, जमीन दान जो होती थी, जो दान दक्षिणा और जो रूलर्स जो भी देते थे, और उसको वो क्या करते थे अपने खानकाह पे लगा देते थे और आने जाने वालों को पैसे से कुछ ना कुछ खिलाते थे, अपने पास नहीं रखते थे। सूफी संत जो है मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं बिटवीन रूलर्स एंड कॉमन पीपल। ये आम लोग हैं, ये सूफी संत हैं, ये रूलर्स हैं, तो ये इनको जोड़ते हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो सूफी संतों को बहुत मानते हैं, रूलर भी बहुत मानते हैं, तो एक तरीके से ये मीडिएटर हो गया, है ना। और इनकी जो पॉपुलैरिटी है, गेव देम इन्फ्लुएंस एंड रूलर समटाइम्स सॉट देयर ब्लेसिंग, तो रूलर खुद इनकी ब्लेसिंग्स लेने आते थे। रिस्पेक्ट फ्रॉम रूलर्स, हर सूफी संत जो है वो जाता नहीं था किसी भी दरबार में, और रूलर्स जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की, क्योंकि भाई सूफी संतों को भाई जनता प्यार करती है, और राजा को खुद आना पड़ता था वहां पे उनकी दरगाहों पर। और जब डेथ हो जाती है तो किसी भी सूफी संत की जगह को दरगाह कह दिया जाता है, जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, यहाँ पे लोग आते हैं और ब्लेसिंग्स लेने आते हैं, कहने का मतलब। Who were Lingayats? Explain their contribution in the social and religious area with reference to caste system. लिंगायत लोग भी शिवजी के भक्त हैं, जो कर्नाटका में रहते हैं, आज भी रहते हैं। 12th सेंचुरी की बात है जब इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो बासवन्ना नाम से जो है इनका नाम था, बासवेश्वर पूरा नाम है, और उनके फॉलोवर्स मिलजुल कर शिवजी की शिवलिंग के रूप में पूजा किया करते थे। तो उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण लोग हैं ना, हम इनके रिचुअल्स को नहीं मानेंगे और शिवजी की पूजा करेंगे। तो वो कहते हैं शिवजी से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हमें किसी पंडित की जरूरत नहीं है, और हम कोई वेद को नहीं मानते, हम कोई सेक्रीफाइस रिचुअल्स को नहीं मानते, मंदिर को नहीं मानते, हम कास्ट वास्ट को नहीं मानते, हम इक्वलिटी पर बिलीव रखते हैं, सभी लोग इक्वल हैं, और हम मृत्यु होने के बाद, डेथ के बाद क्रीमेशन नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, हम उसको दफनाएंगे, हम बरी करेंगे, बरियल होगा। ये थोड़ा सा अलग है, देख लो। सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो लिंगायत लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम गलत है, जो सभी कास्ट है वो इक्वल है, अनटचेबिलिटी गलत है, हायरार्की नहीं होनी चाहिए, विमेन का रोल ये कहते हैं ज़्यादा होना चाहिए,
कि भाई वो हर जगह पार्टिसिपेट करे, डिस्कशंस हो या रिलीजियस गैदरिंग हो। कम्युनिटी की बात करें तो ये लोग कहते हैं सेटअप अनुभव मंटप, अ स्पिरिचुअल असेंबली वेयर ऑल मेंबर्स, जहाँ पे एक ऐसी असेंबली होती थी, हर तरीके के हर तबके के लोग आते थे, अपनी बात को रखते थे, डिस्कशंस करते थे। अब चैप्टर नंबर 7 विजयनगर वाला, जहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा विजयनगर के, और इसी के साथ इस वीडियो को भी हम एंड करेंगे। फिर तो आइए देखते हैं। तो विजयनगर वाले चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय जी जब रूलर थे, मैं आपको बता दूं सबसे पावरफुल रूलर यही रहे हैं। तो कृष्णदेव राय तुलुब डायनेस्टी से आते थे और उनको गद्दी मिली थी 1509 में। तो जैसे ही ये गद्दी पे बैठे तो विजयनगर का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। विजयनगर का लिटरली भाई गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका था इनके आते ही। मिलिट्री एक्सपेंशन, सबसे पहले जो ये कृष्णदेव राय हैं, ये चाहते थे विजयनगर को और ज्यादा एक्सपेंड करूं, बड़े लेवल पे ले जाऊं। तो रायचूर का एक दुआब है, उन्होंने बहमनी सुल्तान और बीजापुर के रूलर्स को, देखो भाई ये अगर मैं आपको बताऊं विजयनगर है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको थ्रेट रहता था, कुछ लोग आते ही रहते थे। तो इसने क्या करा, कृष्णदेव राय ने इनको हराया और जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो दोआब का एरिया है वो अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसको रायचूर का दोआब कहा जाता है। उड़ीसा में इन्होंने कैंपेन चलाई और वहां के जो रूलर्स थे जिनको गजपति कहा जाता था, क्योंकि हाथी वाथी बहुत थे उनके पास, उनको भी हरा दिया और कोस्टल एरिया और उड़ीसा का एरिया विजयनगर के अंडर आ गया। फिर वेस्टर्न जो डेक्कन का एरिया है वहां पे बीजापुर के कुछ रूलर्स थे, गुलबर्ग का एक एरिया था, कुछ और भी सुल्तान थे, वो भी हराया। और डेक्कन की पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा सुप्रीम बन गए भाई ये, है ना, कृष्णदेव राय, वहां भी इनका डंका बजने लगा। तो उनका एम्पायर कृष्ण रिवर से लेकर साउथ के पेनिनसुला तक फैल गया, यहां से लेके यहां तक पूरा साउथ इंडिया इनके अंडर में आ गया। कंसोलिडेशन ऑफ पावर, इन्होंने क्या करा, रीऑर्गेनाइज द नयंकारा सिस्टम। इन्होंने मिलिट्री चीफ्स होते थे, एक सिस्टम होता था नयंकारा सिस्टम, मिलिट्री चीफ्स होते थे, तो उनको उनके काम के बदले में कैश ना देते हुए उनको एक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था। तो इन्होंने सिस्टम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करा कि ये जो जो चीफ है ना वो थोड़े लॉयल रहे। अक्सर ये चीफ क्या करते थे, धोखा दे देते थे राजाओं को। तो इसने क्या करा, इन पे कंट्रोल बनाया और स्ट्रेंथन द फोर्टिफिकेशंस। तो जो फोर्ट्स होते थे उनको इन्होंने और अच्छा किया, कैपिटल सिटी को और अच्छा बनाया, एंड मेंटेन अ पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी। आर्मी बहुत अच्छी बनाई, चाहे कैवलरी हो, चाहे वॉर एलिफेंट्स हो, चाहे बाहर से घोड़े मंगवाने पड़े, इनके टाइम पे आर्मी बहुत अच्छी थी, मिलिट्री बहुत अच्छी थी। कंट्रोल्ड की सी पोर्ट्स, देखो जो सी पोर्ट्स होते हैं जहाँ से अपना व्यापार होता है समुद्र वाला, को इन्होंने कंट्रोल में लिया। ट्रेड रूट्स जितने भी थे वहाँ के उसको अपने कंट्रोल में लिया, जिससे कि पैसा बहुत आया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये लोकल चीफ्स वगैरह को भी कुछ पावर देते थे लोकल लेवल पे डिसीजन लेने की। तो इससे रिवेन्यू कलेक्शन अच्छा हुआ, पैसा आता था एग्रीकल्चर से, क्योंकि फर्टाइल एरिया था भाई, पानी वानी बहुत था वहाँ पे, नदियाँ बहती थी। तो जस्टिस भी था, वेलफेयर भी था, अर्निंग, तो भाई इससे क्या होगा, नाम कमाएंगे ना, वो एक टाइटल मिलेगा आंध्र भोज का, कि जो राजा ऐसा है जो पूरे साउथ यानी कि आंध्र का राजा है। पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, तो ये आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत सपोर्ट करते थे, ठीक है। उन्होंने तेलुगु, संस्कृत, तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उसके स्कॉलर्स को सपोर्ट किया, और खुद भी उन्होंने तेलुगु में एक किताब लिखी अमुक्त मल्यद नाम से। तो ये दिखाता है वो कितने एक्टिव थे। और वो मतलब विच डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ पीजेंट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ किंग। जो अमुक्त मल्यद है उसमें किसानों के बारे में और किंग के बारे में लिखा। उन्होंने बड़ा एक टेम्पल बनाया, विठल स्वामी और हजार राम टेम्पल विजयनगर में, जो कि साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का इतना अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि आप आज भी देख सकते हो जाके। इनके अंडर फॉरेन रिलेशंस और ट्रेड बहुत अच्छा था। विजयनगर जब कृष्णदेव राय के अंडर में था तो बाहर के ट्रेडर्स भी आते थे, पोर्चुगल से, अरेबिया से, पर्शिया से,
जो पोर्चुगीज मर्चेंट होते थे वो हॉर्स वगैरह सप्लाई करते थे, फायर आर्म्स वगैरह सप्लाई करते थे, जिससे कि विजयनगर की मिलिट्री पावर और अच्छी हो गई और इनका एम्पायर बहुत प्रॉस्पेरस था, क्योंकि ये लोग मसाले, कपड़े और जेम्स का व्यापार करते थे, स्टोन्स वगैरह का। अगला क्वेश्चन है, द अमर नायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, एवेल्युएट इट। जो विजयनगर में अमर नायक सिस्टम है वो बहुत अच्छा सिस्टम था, आपको बताना है कैसे। पहले तो आप देखो अमर नायक सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो अमर नायक कौन होते हैं? मिलिट्री चीफ होते हैं, जो कि विजयनगर के रूलर्स के अंडर काम करते थे और उनको लैंड मिलता था, ठीक है, असाइनमेंट्स फ्रॉम द किंग इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस एंड लॉयल्टी। अगर आप लॉयल रहोगे, है ना, और अगर आप मिलिट्री सर्विस दोगे तो आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको बदले में लैंड मिलेगा, यानी कि जमीन का टुकड़ा मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो ये सिस्टम जो था बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री इनोवेशन था, जिससे कि बहुत फायदा हुआ विजयनगर एम्पायर को। जो अमर नायक होते थे उनकी ड्यूटी होती थी सबसे पहले मिलिट्री सर्विस देना, जो भी सैनिक हैं, घोड़े हैं, एलिफेंट हैं, जो भी चीजें उसको सप्लाई करना राजाओं को जब वॉर का टाइम आएगा, ठीक है, वॉर के टाइम पे। और रेवेन्यू कलेक्ट करना, जैसे एक कलेक्टर होता है, तो ये टैक्स कलेक्ट करके आते थे जो भी इनकी जमीन से आता था, और कुछ पैसा अपने पास रखते थे सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, कुछ पैसा ये राजाओं को दे दिया करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो ये रिस्पॉन्सिबल थे मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर अपने अपनी टेरिटरी में। इनको पूरा राइट था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो आपको जो करना है वो करो। मंदिरों को और कल्चर को ये लोग बहुत संभालते थे, इन्होंने मंदिर भी बनवाए, दान भी दिया, ठीक है। तो दिखाता है कि कल्चरल जो चीजें हैं, रिलीजियस चीजें हैं, उससे ये खुद को कनेक्ट करके दिखाते थे, लिंकिंग देयर अथॉरिटी विद कल्चरल लेजिटिमेसी, ठीक है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो विजयनगर के जो रूलर्स हैं वो दूर दूर तक कंट्रोल इसीलिए बना पाए, रीजन्स को अपने अंडर ले पाए, क्योंकि इनके साथ अमर नायक होते थे। तो क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस, क्योंकि रूलर को चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस, जो कि अमर नायक इनको बनाकर देते थे। तो बड़ा एक स्टैंडिंग आर्मी मिलना, ये इन्हीं का ही तो वो है ना कंट्रीब्यूशन। स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन द लोकल एलीट एंड सेंट्रल अथॉरिटी, लोकल लेवल को लोगों को जोड़ना सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी से, ये काम भी इन्हीं का था। लिमिटेशंस की बात करें, कभी कभी जो अमर नायक होते थे, सम अमर नायक बिकेम हेरिडेटरी चीफ्स चैलेंजिंग रॉयल अथॉरिटी। कभी कभी अगर किसी का पिता अमर नायक है तो उसका बेटा अमर नायक बन गया, तो ऐसा भी हो जाता था। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करता था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल पावर एंड द नायकास, क्योंकि कभी ये राजा से लड़ जाते थे, हर कोई लॉयल नहीं होता ना, तो कभी कभी ये लॉयल नहीं रहते थे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। मंदिरों के बारे में बताना है, विजयनगर एम्पायर के जो मंदिर थे वो कैसे थे। लार्ज एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े मंदिर ग्रैंड स्केल पे बनाए जाते थे, मैसिव इनक्लोजर्स, टॉल गोपुरम्स, गोपुरम्स मींस लंबे लंबे एंट्री गेट्स होते, ठीक है, बहुत लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे। स्पेशियस कोर्ट यार्ड्स, बहुत बड़े बड़े आंगन होते थे बने हुए। ये दिखाता है कि इनकी वेल्थ और इनकी पावर कितनी थी विजयनगर के राजाओं की। गोपुरम एंड मंडपास, गोपुरम क्या है? गेटवे टावर होते हैं, ऊंचे ऊंचे बने होते हैं, मैंने चैप्टर में अच्छे से बताया है। मंडप क्या होते हैं? पिलर बने होंगे चारों तरफ और बीच में होल होगा, चाहे तो वहां शादी होगी, चाहे वहां कोई कल्चरल परफॉर्मेंस भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ टेम्पल्स विद अर्बन लाइफ, तो टेम्पल्स वर नॉट ओनली रिलीजियस सेंटर बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड सोशल हब्स, क्योंकि टेम्पल्स के कंट्रोल में भी होता था लैंड, और जो कारीगर वगैरह को एम्प्लॉय करना भी इनका काम था मंदिरों का। फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइजेशन सारा मंदिर की कमेटीज करती थी, तो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंदिरों को पूरा प्रोटेक्शन मिलता था रूलर्स का और नायकों का। तो विजयनगर के जो रूलर्स हैं जैसे कृष्णदेव राय हैं, और जो वहाँ के लोकल नायक होते थे, वो मंदिरों को रिनोवेट करवाते थे और बनवाते थे। विट्ठल स्वामी मंदिर जो बहुत फेमस है अपने म्यूजिकल पिलर्स के लिए, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी का, ये सब विजयनगर के रूलर्स नहीं तो बनवाए थे, जो कि आप आज भी देख सकते हो, बहुत सुंदर है। और इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत डिस्टिंक्टिव है, बहुत अलग। इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन टेम्पल, जो साउथ इंडिया का जो स्टाइल है उसको कहते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और कुछ लोकल स्टाइल है उसको कंबाइन करके ये लोग मंदिर बनाते थे।
ग्रेनाइट के पिलर होते थे जिसके ऊपर कार्विंग की जाती थी, स्कल्पचर्स बहुत अच्छे होते थे, बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स होते थे मंदिरों में, रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है मंदिरों की, टेम्पल्स जो है ना वो स्टेट रिचुअल्स, रॉयल सेरेमनीज, जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सब मंदिरों में होते थे। तो आप मान के चलो टेम्पल बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सेंटर है। और यहाँ पे डांस, म्यूजिक और लर्निंग का काम भी होता था मंदिरों में, कल्चरल डांस वगैरह। एक्सप्लेन द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ विजयनगर, इट्स वाटर रिसोर्सेस एंड इट्स फोर्टिफिकेशन। अब आपको यह बताना है कि विजयनगर के जो वाटर रिसोर्सेस थे और जो वहां की फोर्टिफिकेशंस हैं वो इसका बहुत ही तगड़ा फीचर है। कैसे, आइए देखते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है डिफेंसिव वॉल्स बनाना। मान लो भाई यहाँ पे राजा रहता है, तो एक वो यहाँ पे दीवार बनवा दे, एक उसके बाहर दीवार बनवा दे, एक उसके बाहर बनवा दे। मैं आपको बोलूँ ऐसी 7 लेयर बना दी भाई विजयनगर के रूलर्स ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो सिटी थी विजयनगर की हैड वन ऑफ द मोस्ट एलाबोरेट फोर्टिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया की जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम के हिसाब से इनका फोर्टिफिकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा होता था। मैसिव बड़ी बड़ी स्टोन की वॉल्स इन्होंने बनाई, वेस्टर्न्स, मोट्स। द फोर्टिफिकेशंस वर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कैपिटल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज। तो डिजाइन ऐसे होते थे, ऊंची लंबी लंबी दीवारें पक्की पक्की पत्थरों की, कि एनिमी सीधा अंदर ना घुसे, जो कैपिटल सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और मल्टीपल लेयर होती थी दीवारों की, 7 दीवारें, मेरे को जहां तक याद आ रहा है 7 फोर्टिफिकेशंस हैं। मंदिरों को लेकर, खेतों को लेकर, सब जगह को फोर्टिफाइड कर रखा था। द फोर्ट वॉल्स फॉलोड द नेचुरल टेरेन, बोल्डर्स एंड हिल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डिफेंसेस। पहाड़ियां, रोड, नेचुरल ऊबड़ खाबड़ जमीनें सब दीवारों के अंदर। जो गेट्स होते थे इनके वो आर्क्ड होते थे, थोड़े से ऐसे इनकी ओपनिंग्स होती थी। गार्ड पोस्ट होते थे जहां पे लोग खड़े रहते थे, सैनिक वगैरह। और वॉच टावर्स होते थे जहां ऊपर बैठ के आप एनिमीज पे नजर रख सकते हो। ठीक है, पानी की बात करूं, वाटर रिसोर्सेस, तो पानी का यूज होता है इरिगेशन के लिए। और देखो विजयनगर एक ऐसी जगह पे था जो एक सेमी एरिड रीजन है, तो पानी की प्लानिंग केयरफुली करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, एसेंशियल था। तो जो किंग्स होते थे और जो नायक्स होते थे उन्होंने टैंक बनवाए, रिजर्वर्स बनवाए एंड एक्वाडक्ट्स बनवाए, ताकि बारिश के पानी को वो लोग बचा सकें और रिवर के पानी को डाइवर्ट करके कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन वगैरह कर सकें। तो कमलपुरम टैंक एंड कैनाल्स फ्रॉम द तुंगभद्र रिवर आर फेमस एग्जाम्पल्स। एक बहुत ही फेमस टैंक है जिसको कमलपुरम टैंक कहा जाता है। तो विजयनगर का बहुत ही फेमस टैंक है। और तुंगभद्र रिवर बहुत फेमस रिवर है जहां से पानी लिया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे कुएं भी थे, कैनाल, छोटी छोटी नदियां भी थी जो कि पानी मिलता था, जिससे आप पियो उस पानी को, खेतों में यूज़ करो इरिगेशन के लिए, चाहे टेम्पल्स में उस पानी को आप यूज़ करो। तो ये जो रिसोर्सेस हैं पानी के, वाटर रिसोर्सेस, इससे सिटी की जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो इतने सारे लोग वहाँ पर रहा करते थे शहर के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। ठीक है, पॉपुलेशन को पानी मिल गया, एग्रीकल्चर के लिए पानी आ गया, गार्डन्स वगैरह भी वहाँ पे होते थे भाई, वहाँ पे भी पानी पहुँच गया, तो दिक्कत तो अब कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत तकड़ा था कि एक तो फोर्टिफिकेशन इतनी अच्छी है, दूसरा पानी का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। तो ये दिखाता है कि विजयनगर की इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी। वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, जो उनकी स्किल्स है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, जो उनकी प्लानिंग थी वो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से करते थे, जिसकी वजह से प्रोस्पेरिटी मिली विजयनगर को, वहाँ के लोग बहुत पैसे वाले बने। तो फोर्टिफिकेशंस जो है वो बताती हैं कि विजयनगर सिक्योरिटी पे कितना ध्यान देता है। और वाटर सिस्टम ये बताता है कि भाई एक ऐसा एरिया जो बहुत ड्राई रहा करता था, वहाँ पे सस्टेनेंस पे कितना ध्यान दिया गया है कि लोगों को पानी की कभी कमी ना हो। ठीक है, इसके बारे में विजयनगर ने बहुत अच्छे से ध्यान दे रखा था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर लिखना भाई। पीडीएफ इसकी हम डाल देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।